Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of science for CDS, NDA and CAPF. And as you all know, we have already started our biology and today this is basically going to be the third lecture of my bio. इससे पहले भैया दो लेक्चर्स में मैं आपको सेल के बारे में और मैं आपको टिश्यूज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूं और मैंने ये भी बताया था कि मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करके चलना कि आपको सेल और टिश्यू से पूछेगा और इवन कभी कभी पांच भैया पांच पांच क्वेश्चन छह क्वेश्चन भी इन दोनों टॉपिक से पूछ लेता है। एंड इन टुडेज क्लास मेरे फौजियों हम डिस्कस करेंगे भैया अबाउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सही बताऊं तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे मोस्टली जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सब लोग सीडीएस एनडीए सीएपीएफ के लिए सबके मन में एक डर रहता है कि सर कितना रटना है इसमें, कैसे इसको कवर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, इतना बड़ा चैप्टर है छोड़ ही देते हैं इसको। बट ट्रस्ट मी इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और मैं इतना सिंप्लीफाई करके अब तक तो ऑलरेडी जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो भैया चाहे साइंस के लिए चाहे ज्योग्राफी के लिए इतना समझ गए हो कि मिला जुला के इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड्स में आपको नहीं मिलेगा आपके सिलेबस से रिलेटेड। सो ट्रस्ट मी आज की इस क्लास में भैया शांति से बैठेंगे और अपना तरीका भैया कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जो चीजें मैं यहाँ आपको लिखाऊंगा जो चीजें मैं आपको बोलूंगा वो सारी की सारी चीज आपको नोट डाउन करनी है इन योर नोट्स एंड देन यू हैव टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स एंड ट्रस्ट मी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बिकम मोर पावरफुल इन योर बायोलॉजी। बहुत ज्यादा पावरफुल आप हो जाओगे और इसी के साथ करीब करीब आप कह सकते हो कि आपका 50% सिलेबस हम निपटा देंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं तो भैया डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है। जब हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी बायोलॉजी जैसे जैसे हमारी साइंस जो है भैया इवॉल्व हुई तो हमें समझ में आया कि देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, कि बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो जब उन स्पीसीज की हमें स्टडी करनी थी तो हमें उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ा, हमें उन्हें क्लासिफाई करना पड़ा। क्यों क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, मैं अगर आपको सिंपली बोलूं तो आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन इज बेसिकली नेसेसरी टू मेक माई स्टडी इजियर। कि मैंने किसी एक ग्रुप के बारे में पता कर लिया कि मैमल से होते हैं तो कितने भी मैमल्स होंगे उनमें वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सो टू मेक आर स्टडी इजियर हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन करना शुरू करा। अब जरा बात आती है कि सर क्या बेसिस था इस क्लासिफिकेशन का। जब भी मैं भैया जब भी क्या करूंगा कोई भी क्लासिफिकेशन करूंगा, मैंने आपसे कहा कि भैया रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मेरे कौन है, मैंने क्लासिफिकेशन करा। तो उसका मतलब क्या है कि सर जी आपने क्या करा ना, आपने जो मेरी कट ऑफ थी जो हमारी कट ऑफ थी जितने लोगों को एसएसपी के लिए बुलाया गया उन सारे लोगों को इसमें डाल दिया। मैंने बोला भैया एसएसपी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो सर ये वो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने क्या करा, जिनको प्लस साइन मिला मेडिकल के लिए। मैंने बोला कि भैया मेरे मेडिकल कैंडिडेट्स, सो दीज आर ऑल दोस कैंडिडेट्स जो भैया एसएसबी क्वालिफाई करके गए जिनका मेडिकल होना है। फिर मैंने बोला कि भैया मेडिकली फिट कैंडिडेट्स, तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने मेडिकल पास आउट कर लिया। और फिर मैंने आपको लास्टली बोला कि मेरिट इन कैंडिडेट्स मतलब वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सारे नंबर्स को मिला करके जो कट ऑफ थी उसको पार कर लिया। तो मैं आपको सिंपली बता क्या रहा हूं कि ये जो मैंने क्लासिफिकेशन करा ना, रिटेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, एसएसबी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मेडिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, इसके लिए मैंने एक बेसिस चुना, चाहे वो कट ऑफ हो, ठीक है, चाहे वो आपके एसएसबी के मार्क्स हो। तो इसी तरीके से जब मुझे भैया क्लासिफिकेशन करना है तो मुझे कुछ ना कुछ बेसिस चाहिए होंगे, कुछ बेसिस चाहिए होंगे। और वो बेसिस क्या क्या थे मैं आपको फटाफट से बताना शुरू करता हूं। तो भैया फटाफट से आइए नोट्स पे विद अ वंडरफुल स्माइल। ये सैटरडे की आपकी लास्ट क्लास है, कल आपको मैं आराम दूंगा मस्त सा, और कल बहुत ही बड़ा एक मस्त सा सरप्राइज मैं आपके सामने रिवील करूंगा। आप सब लोग कहते हो कि सर आप अपने स्टूडेंट्स के जो है इंटरव्यूज वगैरह पोस्ट आउट नहीं करते हो, बताते नहीं हो, उनसे हमें कुछ सीखने को मिले, तो कल एक बढ़िया सा सरप्राइज मैं आपको दूंगा। तो चलो आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बोला कि भाई हमें सबसे पहले समझना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस बेसिस में जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया वो किया भैया एरिस्टोटल नाम के आदमी ने। किसने करा, एरिस्टोटल ने करा। अब एरिस्टोटल ने क्या क्लासिफिकेशन करा, उन्होंने एक बेसिस चुना। उन्होंने कहा आई विल क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स कि भैया बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, कि वो लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में है। इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा, चाहे कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, वेयर डज दे लिव, वेयर डू दे लिव, लैंड वाटर और एयर। तो ये क्लासिफिकेशन ठीक तो था बट ये काफी ज्यादा मिसलीडिंग साबित हुआ। मतलब बहुत ज्यादा इसको सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि मेरा फ्रॉग है, मैंने आपसे कहा कि फ्रॉग कहां रहता है, आपने कहा सर ये वाटर में भी रहता है। सर ये टर टर करते हुए हमने लैंड पे भी देखा है, घिनौना सा पता नहीं कहां कहां से आ जाता है निकल के। तो वाटर पे भी देखा, लैंड पे भी देखा है। तो अब ये दिक्कत आई कि मैं इसको कौन सी कैटेगरी में रखूं। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको बोला भैया एक मेरा टर्टल है, एक मेरी सुंदर सी वेल है,
एक मेरी सुंदर सी शार्क है, उसी के साथ साथ भैया मेरे कोरल्स हैं, कोरल्स के साथ साथ मेरी एल्गे है। मैंने कहा ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन सलाइन वाटर। मैंने बोला इनकी जो हैबिटेट है ना भैया वो सलाइन वाटर है। तो आपने कहा कि ठीक है सर मान लिया, बट क्या आप अगर देखो कि भैया वेल मेरी मैमल है, टर्टल मेरा क्या है भैया ये एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में आ जाता है, शार्क मेरी क्या है वो भैया फिशेस की कैटेगरी में आ जाती है, कोरल्स मेरे किस में आते हैं सीलेंट्रेटा में आते हैं, एल्गी मेरी अलग है। तो आपने कहा कि सर द ओनली कॉमन थिंग दे आर शेयरिंग इज देयर हैबिटेट ओनली, बट हैबिटेट के अलावा इनकी बॉडी डिजाइन भैया, इनका न्यूट्रिशन का तरीका, इनकी सारी की सारी चीजें डिफर है। तो एरिस्टोटल को सबने बोल दिया कि भैया थैंक यू, आपके प्रयास के लिए आपको शुक्रिया, बट हम आपके इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एरिस्टोटल ने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो थोड़ा फेम चाहिए था, मिल गया, चले जी आगे। अब आगे आ गए तो हमने कुछ बेसिस लिए, जो मॉडर्न डे बेसिस हैं ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड ट्रस्ट में जब आप ये बेसिक समझ जाओगे ना, आपको ऐसे फट से समझ आएंगी सारी चीजें। जब भी मैं आपको किसी भी ग्रुप के बारे में पढ़ाऊंगा, फाइलम के बारे में पढ़ाऊंगा, डिवीजन के बारे में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज में क्लियर करके जाऊंगा। बस एक स्माइल के साथ बढ़िया से बने रहना अपने कॉपी पेन के साथ। और देखो मैं हमेशा बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, मुझे वही कैंडिडेट चाहिए भैया जो कॉपी पेन लेके नोट्स बनाए और चीजों को समझे। हाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बार बार एग्जाम निकाल रहे हैं, एसएसबी में रिकमेंड नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए एज अ रिवीजन वो क्लास को देख सकते हैं, बस अपने नोट्स में वो भी ऐड करेंगे। और मैं लिटरली लिख के दे रहा हूँ आपको, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो। जो पहली बार चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, आधी अधूरी कर रखे, बिना कॉपी पेन के बैठ मत जाना क्लास में। तो भैया बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? तो सबसे पहला बेसिस था कि सर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस मैंने क्या करा, डिवीजन करा। न्यूक्लियस के बेसिस पे क्या करा मैंने बोला कि भैया दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मेरे होते हैं प्रोकैरियोट्स, दूसरा मैंने बोला आपसे भाई यूकैरियोटिक। पिछली क्लास में जब मैं सेल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया कि सर प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। मैंने आपको बताया इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होगा, इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होगा कि भैया इनके जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, इनके जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनके ऊपर भी लेयर नहीं होगी। यूकैरियोट में क्या होगा भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी सर, इनके पास सर सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। इसके साथ साथ इनका जो न्यूक्लियर रीजन था, मैंने सेल में समझाया था, क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। कि भाई अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जहां पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट रहती हैं, प्रोकैरियोट्स में उसको न्यूक्लियोइड बोल दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पहला बेसिस, मॉडर्न डे बेसिस क्या है आपका, आप बोलोगे कि सर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हमने डिवीजन करा। दूसरा बेसिस था मेरा कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि दूसरी चीज हमने देखी कि भैया मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो भैया मेरा क्या है, यूनिसेलुलर है, या भैया मेरा ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर है। अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर आप सब जानते हो। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि सर ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, यही सिंगल सेल न्यूट्रिशन करेगा, यही सिंगल सेल सर रेस्पिरेशन करेगा, यही सिंगल सेल सर एक्सक्रीशन करेगा, सब कुछ यही कर लेगा सर। ठीक है, प्यार मोहब्बत इश्कबाजी ब्रेकअप ब्रेकअप शादी वादी खाना वाना बच्चे बच्चे सब यही कर लेगा। तो एक सिंगल सेल कर लेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या सीखा कि भाई दे कंसिस्ट बिलियंस ऑफ सेल। इनके पास क्या है भैया, बिलियंस ऑफ सेल है। और 2 दिन से मैं आपसे माथा मार रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि भैया इनके पास जो सेल है क्या वो सेम है? नहीं सर, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, सेल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। मैंने आपसे कहा डिफरेंट शेप एंड साइज क्यों है, क्योंकि सर दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और इसी की वजह से इनके पास डिफरेंट टिश्यूज हैं। वही डिफरेंट टिश्यूज मिलकर मेरे मिलकर के बनाते हैं क्या, वही बना रहे हैं भैया मेरे डिफरेंट ऑर्गन्स, और वही ऑर्गन्स मेरे मिलकर के बना रहे हैं पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को। तो हमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर से ये समझ आ गया कि कौन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है और कौन भैया क्या है, कौन क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो न्यूक्लियस और यूनिसेलुलर बाई मल्टी सेलुलर, ये मेरे पहले 2 बेसिस रहे। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो भैया मेरा जो तीसरा बेसिस था वो मेरे को समझ आया, हमने किसके बेसिस पर देखा कि भैया ऑटोट्रॉप है या हेट्रोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या है कि सर वो खुद से अपना सेल्फ फूड बना पा रहा है कि नहीं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं। दूसरा मैंने देखा कि भैया वो डिपेंडेंट है फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसके ऊपर, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ये चीज हमें समझ आई। अब इसके बेसिस पे मैं 2 दिन से इतने प्यार से आपको समझा रहा हूं मेरे फौजियों, क्या समझा रहा हूं
कि भैया जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसको अलग टिश्यूज की जरूरत होगी, इसके पास क्लोरोफिल मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ठीक है, इसके पास क्या होगा, इसको अलग टिश्यूज की जरूरत होगी, ये मोबाइल होगा, ये मोबाइल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन करा। स्टेशनरी होगा आप बोल सकते हो, प्लांट एंड स्टेशनरी। तो हमने तीन बेसिस मैंने आपको बताए, तीनों पिछली क्लासेस से मैंने रिलेट किए कि भैया एक मेरा है न्यूक्लियस, दूसरा यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, और तीसरा मैंने बात करी कि भैया ऑटोट्रॉप है या हेट्रोट्रॉप है। आपने कहा सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ हम आए कि सर यहां तक तो हमें एक चीज समझ आ जाएगी कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझ आ जाएगा, सर हमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट समझ आ जाएगा। जब हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी तो हमें यह समझ आ जाएगा कौन प्लांट है और कौन एनिमल है, ठीक है, कौन प्लांट है और कौन एनिमल है। बट उन्हीं ऑटोट्रॉप्स में और उन्हीं हेट्रोट्रॉप्स में मैं एक और बेसिस लूंगा डिवीजन का। उन ऑटोट्रॉप्स में आपके सारे प्लांट्स आ गए, ठीक है, प्लांट्स आ गए, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो जो प्लांट आ गए उसमें हम देखेंगे कि प्लांट की जो बॉडी है वो कितनी क्लासिफाइड है। सब डिवीजन होगा ये आपके ऑटोट्रॉप्स का बेसिस, क्लासिफाइड कितनी है। इसमें हम देखेंगे कि भैया ऑर्गन फॉर्मेशन की डिग्री कितनी है, ठीक है। हम देखेंगे इनके पास वस्कुलर बंडल्स हैं कि नहीं। हम देखेंगे कि भैया इनके पास बॉडी कैविटीज हैं कि नहीं, उन्हीं बॉडी कैविटीज में तो ऑर्गन्स रहेंगे। तो इतनी मेन मेन चीजें आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है। ये क्या था, ये मेरे क्लासिफिकेशन का बेसिस था, न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, फिर हम ये ऑटोट्रॉप नहीं सॉरी हेट्रोट्रॉप, और ऑटोट्रॉप में हम बेसिकली देखेंगे कि किस लेवल का बॉडी डिफरेंशिएशन है प्लांट का, और बहुत सारे डिवीजन हम ऑटोट्रॉप्स में भी करेंगे और हेट्रोट्रॉप्स में भी करेंगे। इतनी बात मेरे सारे फौजियों को क्लियर। तो चलिए भैया आगे आते हैं फुल फ्लो में शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर, और शुरू में फुल एनर्जी से फटाफट से कवर करेंगे चीजें, बाद में हंसी मजाक करेंगे। तो सबसे पहले मेरे एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल भैया ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने बोला आई एम डिवाइडिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। वो लैंड पे रहते हैं, एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, बट इट वाज वेरी मिसलीडिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप डिफरेंट एनिमल्स को देखोगे तो वो एक हैबिटेट तो शेयर कर सकते हैं बट वो अलग रहते हैं एक दूसरे से काफी ज्यादा। नाउ डेज जब हमने बात करी तो हमने नेचर ऑफ सेल पे डिवीजन करा। सबसे पहला करा न्यूक्लियस पे, मैंने उसमें देखा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है भैया, आपका प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ये सारी चीजें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू रियली वेल। उसके बाद फिर मैं आपका आया, मैंने बात करी यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, कि भाई सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेयर। मैंने आपको बताया कि भाई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके डिफरेंट शेप एंड साइज के सेल्स हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के टिश्यूज हैं। तो जब उनके सारी चीजें डिफरेंट होंगी तो वो डिफरेंट तरीके से अपना डिवीजन ऑफ लेयर करेंगे, उनकी बॉडी डिजाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। इन सच अ बॉडी डिजाइन ऑल सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल, सारे जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के होंगे। इंस्टेड ग्रुप ऑफ सेल्स विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिनको आप टिश्यूज बोल दोगे। हमने कहा ठीक है, यही टिश्यूज क्या करेंगे, बेसिक डिस्टिंक्शन करेंगे उनकी बॉडी डिजाइन में। एज अ रिजल्ट अमीबा एंड वर्म आर वेरी डिफरेंट, कि वर्म है मल्टीसेलुलर, अमीबा है यूनिसेलुलर, तो दोनों की बॉडी डिजाइन काफी ज्यादा डिफरेंट मिलेगी। फिर देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं, भाई बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक द डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। अलग अलग तरीके से होंगे ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। जो लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे हम उसमें ये देखेंगे कि उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, और जो एनिमल्स होंगे उनमें हम ये देखेंगे कि उनकी बॉडी कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स को, ऑर्गन्स किस लेवल के उनके पास फॉर्म हो रहे हैं। इतना बेसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे छोटी सी चीज आती है कि सर डस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन इवोल्यूशन ऑल्सो। मैंने कहा बिल्कुल। इवोल्यूशन क्या है कि जैसे हम खुद की बात करते हैं, हम बोलते हैं हम एप से इवॉल्व हुए। पहले हम बंदर हुआ करते थे, आप भी बंदर, मैं भी बंदर, हम सब बंदर, ठीक है। तो हम पहले बंदर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इवॉल्व करा तो हमारे ऑर्गन्स और इवॉल्व हुए, और हम आज जैसे करंटली दिखते हैं वो इवोल्यूशन का ही तो प्रोसेस है। और इस इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने डिफाइन करा था, चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्लीज रिमेंबर ये आपका पीवाईक्यू है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ये बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उन्होंने बस इतना समझाया था कि जो करंट बॉडी डिजाइन आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की देख रहे हो वो स्टार्टिंग से ऐसी नहीं है, बट इट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, ठीक है, कि भैया उन्होंने इंटरेक्ट किया एनवायरमेंट से और सर्वाइव करने की कोशिश की। सो ऑल द करंट बॉडी फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो पहले बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आज आप देखते हो, ये मेरे चार्ल्स डार्विन ने कहा था। उसी के साथ साथ चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि भाई कुछ मेरे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ होते हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ठीक है, कि भैया जिनकी जो बॉडी डिजाइन है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं कर पाई एंशिएंट टाइम्स के कंपैरिजन में। बट हायर ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं,
वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने भैया बहुत ज्यादा इवॉल्व कर ली बॉडी, जैसे हम और आप हैं। आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखोगे वो इवॉल्व नहीं कर पाए इतने, तो वो प्रिमिटिव है आपसे। वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। खुश हो जाओ, दो ताली, ठीक है। हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए, इसीलिए हम सबको जीने नहीं देते, शेर को पिंजरे में बंद कर देते हैं किसी के साथ कुछ कर देते हैं, किसी के साथ कुछ, चलो तो ठीक है। तो ये इन्होंने बताया प्रिमिटिव और हायर ऑर्गेनिज्म है, दैट डिपेंड्स ऑन द इवोल्यूशन एंड ऑल द करंट स्पीसीज दे हैव इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे वर नॉट ऑलवेज एज सिमिलर एज दैट। और सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने चीज लिखी थी अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। इतनी बात बॉयज एंड गर्ल्स सबको क्लियर है। अब आपने कहा सर हमें चीजें समझ आ गई, क्या क्या हमने बेसिस माना और क्या क्या उस बेसिस को मान करके हमने अपना दिमाग लगाया क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब तक तो कहानी चल रही है, कोई फैक्ट्स नहीं है, मस्त मस्त पढ़ो। अब जरा बात करते हैं आगे। फिर आती है भैया आपकी कि सर जब ये चीज पता लग गई तो आज जो करेंटली हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो इवॉल्व कैसे हुआ। तो अब आएगी असली बात कि भैया हेरारकी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हेरारकी ऑफ क्लासिफिकेशन की बॉयज एंड गर्ल्स से मैं बात करता हूं, तो आपके तीन साइंटिस्ट हैं भैया तीन साइंटिस्ट हैं जो आज की डेट में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो भैया उन तीनों ने ही दिया। तो सबसे पहले मेरे हैं अर्नेस्ट हैकल, एक सेकंड, अर्नेस्ट हैकल। दूसरे हैं भैया मेरे रॉबर्ट विटकर। और तीसरे हैं भैया आपके कार्ल वूज। तो जो करंट जो भी आप हेरारकी पढ़ रहे हो, इन्हीं तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के दे हैव गिवन द करंट हेरारकी, कि भैया जो करंटली आप पढ़ते हो सारी चीजें, इन्होंने अटेम्प्ट्स करे डिफरेंट डिफरेंट, और उनके बेसिस पर ट्रायल एंड एरर कर करके ये एक बेसिस पर पहुंचे कि भैया जो आज क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो इन तीनों साइंटिस्ट ने दिया है। अगर इनका नाम आता है तो याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटकर एंड कार्ल लुईस। आपने कहा ठीक है, बट इसमें जो सबसे ज्यादा रोल था वो था रॉबर्ट विटकर का। रॉबर्ट विटकर ने क्या करा रॉबर्ट विटकर हैज बेसिकली डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स, और वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी किंगडम। अब देखो बहुत अच्छे से, बार बार कहता हूं, रटना कम समझना ज्यादा। पहली अब तक की चीजें आपके लिए कहानी थी, इंट्रोडक्शन थी, बेसिस था, क्वेश्चन वहां से भी खूब सारे बन सकते हैं। इसके बाद जो आपको पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम्स दी, और भैया उन 5 किंगडम्स का नाम था मेरा, सबसे पहली थी मोनेरा, दूसरी थी भैया मेरी प्रोटेस्टा, मोनेरा प्रोटेस्टा। तीसरी है मेरी फंगाई। फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन, ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरी है भैया प्लांटे। अब इन्होंने स्टाइल मारी, प्लांट भी लिख सकते थे, नहीं पर प्लांटे लिखा। और पांचवा एनिमल लिख सकते थे तो एनिमिलिया लिखा। अब ये जो 5 किंगडम दी वो दी भैया रॉबर्ट विटकर ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया। और यही पांचों किंगडम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मोनेरा समझाऊंगा, फिर प्रोटिस्टा समझाऊंगा, फिर फंगाई समझाऊंगा। 10 मिनट का गेम है तीनों का। उसके बाद फिर हम प्लांटे और एनिमिलिया पढ़ेंगे। जब हम प्लांटे और एनिमिलिया पढ़ते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो फिर इनका और भी डिवीजन हो जाता है। और भी डिवीजन क्या हो जाता है कि भैया जब मैं प्लांट्स की बात करूंगा तो भैया इनका डिवीजन होगा आगे। और इस डिवीजन में मैं काफी सारी कैटेगरीज आपको पढ़ाऊंगा, जैसे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अभी ये याद नहीं करने आपको, मैं आगे जल्द से जैसे पढ़ाऊंगा अपने आप याद हो जाएंगे। अभी रटने भी समझ जाना, अभी बस समझ लो, बेसिस समझ लो कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस सीक्वेंस में सर आप हमें समझाने वाले हो। थेलोफाइटा हो गया भैया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, आगे चल के आपके एंजियोस्पर्म्स आएंगे, फिर भैया आपके आएंगे जिम्नोस्पर्म्स। तो ये सारे क्या है, अगर आपसे कोई पूछे आप ये बोलोगे कि भैया मेरे विटकर ने क्या करा था, विटकर ने भैया 5 किंगडम बनाई थी, उसमें से एक किंगडम मेरी प्लांटे थी, और प्लांटे को मैंने डिवाइड किया, उसका डिवीजन करा, तो मेरी ये सारी की सारी चीजें निकल करके आई, जिनके बारे में डिटेल में इस क्लास में आपको आगे मिलने वाला है, बने रहिए। उसी के साथ साथ जब बात क्या हुई कि फिर जब आगे बढ़े तो हमने एनिमेलिया को भी समझा। तो एनिमेलिया को का जो डिवीजन है उसको मैं डिवीजन वर्ड से नहीं सिग्निफाई करता, मैं बोलता हूं फाइलम। फाइलम,
ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप बोलोगे कि भैया डिवीजन किसके लिए यूज होता है, फॉर द प्लांट सब कैटेगरीज ऑफ प्लांट। फाइलम क्या है सर, सब कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। फाइलम क्या है सर, सब कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ही नहीं, बस अच्छे से चीजों को समझो। फिर फाइलम है, फाइलम में मैं आपको वर्टिब्रेट समझाऊंगा, सीलेंट्रेटा समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अब जरा एक चीज समझो कि इसके साथ साथ एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बना वो ये बना कि सबसे बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, तो बेसिस होती है स्पीसीज। अब उस बेसिस का मतलब क्या है, आओ जरा मेरे से समझो। मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, मेरी 5 किंगडम्स हैं। कितनी है, 5 किंगडम्स। अब मैंने आपसे बोला यही 5 किंगडम मिलकर के भैया मेरी क्या बनाती हैं, यही इनसे निकलते हैं मेरे फाइलम। 3 किंगडम तो मेरी हो ही गई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फिर मेरे फाइलम होंगे फॉर एनिमल्स। फिर होंगे मेरे भैया डिवीजन फॉर प्लांट्स। जब भैया इसके नीचे चलूंगा तो इसके नीचे जो आती है वो आती है आपकी क्लास। आपके इवन यूपीपीसीएस में, ट्रस्ट में, इस बार क्वेश्चन पूछ रखा था ये इसी इसी वाले ग्राफ से, बस वो इतना सिंपल है और लोग इसको पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं। खूब सारे क्वेश्चन पूछता है हर पेपर में। क्लास, फिर आती है भैया मेरा ऑर्डर, फिर आती है मेरी फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आती है आपकी स्पीसीज। ये ग्राफ याद रखना है सर, मेरे को बिल्कुल याद रखना है, एक एक बंदा इसको याद रखेगा कि सर 5 किंगडम होती है मेरी, उसके बाद मेरे फाइलम होते हैं और डिवीजन होते हैं फॉर प्लांट्स, फिर इनके जो सब डिविजन होते हैं उसको बोलता हूं क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो सबसे ज्यादा बेसिस कौन हुआ, सबसे ज्यादा बेसिस कौन हुआ, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, आप सिंपली कह सकते हो स्पीसीज। कई बार क्वेश्चन पूछा है। स्पीसीज क्या है सर, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आप क्या बोलोगे सर, क्या है, किंगडम्स हैं। मैंने आपसे पूछा कि भैया मैंने आपको दे दिया क्लास, फैमिली, जीनस, तो मैंने पूछा सबसे ऊपर कौन सा, सबसे नीचे कौन आएगा इन तीनों के कंपैरिजन में, तो आप बोलोगे सर जीनस, उसके ऊपर फैमिली, फिर क्लास। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है, बेसिक यूनिट है मेरे क्लासिफिकेशन की। अब भैया मेरी जो स्पीसीज है इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ठीक है। वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो सिमिलरली ब्रीड करेंगे, जो सिमिलरली क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ब्रीड करेंगे और जिनकी रहने की हैबिटेट और बाकी की चीजें एक दूसरे से मिलेंगी, बस आप याद रखो सिमिलरली ब्रीड करेंगे। जैसे हम मैमल्स हैं, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, हम हैं, ठीक है, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, हाथी हो गया, सब क्या है, सेम तरीके से ब्रीडिंग करते हैं। सेम क्या करते हैं भैया, यंगर वंश को जन्म देंगे, यंगर वंश को जन्म देंगे तो जो भी मदर होगी उनको फीड भी करेगी, मेमोरी ग्लैंड्स उनके पास मिलेंगे, तो उनकी जिनकी ब्रीडिंग स्टाइल सेम, उनको मैं बोल देता हूँ स्पीसीज। इतनी बात सबको क्लियर है। तो जरा आइए बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इस चैप्टर से, प्रॉमिस मी कि आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे इस चैप्टर से। बस ये वीडियो अच्छे से देख के एक बार नोट्स बना लो, ट्रस्ट में आप कभी भी नहीं डरोगे इस चैप्टर से। बायोलॉजिस्ट कौन कौन है भैया, अर्नेस्ट हैकल है, रॉबर्ट विटकर है और कार्ल लुईस है। और जो डर भी गए तो फिर वो तो वैसे भी अभी से डर रहे हो, तो आगे चल करके इतने चैलेंजेस आने वाले हैं आपकी जर्नी में जब तक आप ऑफिसर्स बनोगे, ठीक है। हर तरीके की चीजें होंगी, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा अभी कॉलेज में है, जैसे मेरा अभी रिसेंटली इससे लास्ट वाला जब मेरिट आया था तो रोहित सुब्बा, वन ऑफ माई स्टूडेंट, तो जब उसने मतलब ज्वाइन करा था मेरे से, जीएस पढ़नी शुरू करी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं करंटली अभी बैचेस नहीं ले रहा, मैंने काफी पहले बैच लिए थे, एक बैच बस बीच में लिया था। तो रोहित सुब्बा, ही वाज इन हिज कॉलेज सेकंड ईयर, एंड ट्रस्ट में जब उसकी कॉलेज थर्ड ईयर आई वो एसएसबी गया आराम से अपना। एसएसबी जाने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आए थे कॉलेज के, ही गॉट रिकमेंडेड, और अभी वो अंडर ट्रेनिंग है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं भाई, 7-7 8-8 अटेम्प्ट हो गए, लास्ट अटेम्प्ट्स में क्लियर होती हैं चीजें, तो आपको नहीं पता कि आपके साथ कब चीजें होनी है। हाउएवर यू विल, एवरी टाइम यू विल स्ट्राइव टू डू बेटर, एवरी टाइम यू विल स्ट्राइव टू डू बेटर। तो अभी से किसी भी चीज को हल्का लेकर के मत चलो, अगर आपको इतनी लंबी जर्नी नहीं करनी। दूसरी चीज, लंबी जर्नी होने को हो भी जाती है, बट उनकी होती है जो शुरू में काफी सारी गलती करेंगे। शुरू में ही मैं आपको इतना परफेक्शन दे रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप क्या है, आपका पेपर है, पेपर पे एक बार कमांड आप बार बार निकालोगे, उस चीज में शॉर्टकट ढूंढोगे, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, ठीक है। तो कार्ल लुईस, दे हैव ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरी, सबसे पहले आ गई किंगडम। विटकर ने 5 किंगडम बता दी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। These groups are formed on the basis of cell structure, mode and source of nutrition and body design. ये स्टेटमेंट नहीं रखना आपको। मॉडिफिकेशन वूज
introduced by dividing the Monera into Archaebacteria and Eubacteria. This is important point, never been asked in your CDS but it can be asked. कि जो वूस थे उन्होंने क्या करा, मोनेरा को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक आर्कियोबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. चलो फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, सब ग्रुप्स बनाए गए एट वेरियस डिफरेंट लेवल्स, और उसके हायरार्की क्या थी, किंगडम, फाइलम फॉर प्लांट्स, डिवीजन फॉर एनिमल, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की, सर स्पीसीज है. स्पीसीज कौन सी होती है, दीज आर ऑल दोज ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर एनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट. ये सारी मेरी स्पीसीज होती है. तो आइए जरा फौजियों और शुरू करते हैं आज की कहानी. नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स. तो पहली किंगडम कौन सी है मेरी, मोनेरा है. मोनेरा की कहानी क्या है, छोटे छोटे नोट्स में लिखो, रीड में हंसे भी करके जा सकता हूं आपके लिए, बट ट्रस्ट में मैं आपको सारी चीजें लिखूंगा जिससे आप खुद के भी नोट्स बनाओ, आपको क्लैरिटी आए. क्योंकि एटलीस्ट लिखो तो सही भैया एक बार, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे बार बार रिवाइज करके याद नहीं रख पाओगे. तो सबसे पहली किंगडम मेरी कौन सी है, आपने बोला सर मोनेरा. जब मैं मोनेरा की बात करता हूं तो भैया ये कौन से हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं भैया, ये है मेरे सबसे पहली चीज प्रोकैरियोट्स. मैंने आपको बेसिस बता दिया ना, किस बेसिस पे मैं डिवाइड करूंगा, रटना नहीं है, वही बेसिस के आगे टिक लगाते चलना है आपको. तो मैंने आपसे बोला कि भैया ये क्या होंगे, सर प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रोकैरियोटिक. अच्छा ठीक है. और दूसरी चीज क्या होगी, मैंने आपसे बोला यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर. तीसरी चीज मैंने आपसे बोली कि इनके पास सेल वॉल होगी, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट. यानी सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. ठीक है, बट इनमें सेल वॉल का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. हमने कहा ठीक है, ठीक है. इनका फिर मैंने बोला, अब देखो मेरे बेसिक समझ रहे हो, अब देखो रटो मत, मैंने आपको बेसिक समझाए थे. सबसे पहले मैं बोला था कि भैया मैं न्यूक्लियस देखूंगा, आपने कहा हाँ सर हमने इसका न्यूक्लियस देख लिया. फिर मैंने आपको बोला था दूसरा बेसिस है यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, आपने टिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. तीसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि भैया मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं हेटरोट्रॉप्स हैं. तो भैया ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि अब देखो सेल वॉल है भी और नहीं भी है. अब जिसके पास सेल वॉल है वो तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएगा. तो सम विल बी ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं ये और हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं. अच्छा इसमें के एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे मैं शुरू में बता रहा हूं क्या क्या एग्जांपल, आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है भैया, मेरी ब्लू ग्रीन एल्गे हो गई, आपका भैया साइनोबैक्टीरिया हो गया. और याद करो मैंने आपको जब सेल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका सेल सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, क्या नाम बताया था सर, माइकोप्लाज्म. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनेरा. तो मोनेरा के मैंने सारे बॉक्सेस टिक करे. प्रोकैरियोट है सर, यूनिसेलुलर है सर, न्यूट्रिशन सेल वॉल है भी नहीं भी है, तो ऑटोट्रॉप भी हो सकता है हेटरोट्रॉप भी हो सकता है. यही तो बेसिस थे मेरे क्लासिफिकेशन के, और क्या था. अब लोग कहते हैं सर याद नहीं होता, याद कैसे होगा, समझो बात को, समझो, याद करने के पीछे बहुत ज्यादा मत जाओ, पहले समझो उसके बाद चीजों को आगे बढ़ो. दूसरी कैटेगरी मेरी आती है भैया, दूसरी किंगडम मेरी आएगी प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा. अब यहां पे क्या चेंज आएगा, सबसे पहली चीज पाता हूं, आपने मेरे से पूछा कि सर इसके पास न्यूक्लियस है कि नहीं है, मतलब सॉरी न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस है कि नहीं है, तो मैंने कहा हाँ है. तो आप इसको क्या बोलोगे, सबसे पहले आप बोलोगे सर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक. सॉरी, आपने बोला सर यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, मैंने बोला अभी से कहा मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है. आपने कहा ठीक है. अब आपको याद क्या रखना है ना, जैसे मैं इसके एग्जांपल दूं आपको, इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल एग्जांपल मैं शुरू में ही को दे रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं. कुछ अमीबा है, ठीक है, आपका एक क्या है, उसके साथ साथ आपका एक प्रोटोजोआ होता है, वो भी इसका एग्जांपल है. तो जब आप कभी भी अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया आपका, अब मैं देखो समझाना क्या चाह रहा हूं. अब जो मेरा पैरामीशियम होता है ना, उसकी बॉडी पे जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है,
पैरामीशियम का। तो इसकी बॉडी पे क्या है ना, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, टाना नाना टाना नाना, ऐसे हेयर्स रहते हैं। जैसे आपकी बॉडी पे हेयर्स है, मेरे हाथ पे ये हेयर्स है, ये क्या है भैया, ये भी क्या है, सीलिया है। तो इनकी बॉडी पे क्या होंगे, हेयर्स रहते हैं ऊपर, और ये होते हैं सीलिया, ये होते हैं सीलिया। अच्छा, उसी तरीके से जो मेरा प्रोटोजोआ है, जैसे मैंने बोला कि भैया मेरा प्रोटोजोआ कुछ ऐसा दिखता है, तो इसके पास क्या होगा, एक एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसा लंबा, ठीक है। तो इन वाले सीलिया, ये क्या है, मेरे सीलिया है, और जो ये एंटीना जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको बोल देता हूं फ्लैगेला। क्या बोल देता हूं, फ्लैगेला। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा वाले, इन पे कुछ पे सीलिया देखने को मिलेगा, कुछ पे फ्लैगेला देखने को मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, ये इनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और दूसरा फूड सिक्योर करने में हेल्प करता है। अब जैसे आपने देखा होगा, कुछ कुछ लोग बहुत भालू होते हैं, ठीक है, उन पास इतने बाल होते हैं कि अगर गलती से मच्छर फंस गया तो वो अपनी मौत से ही पंगा ले रहा है, फिर वो निकल नहीं सकता उनके बालों में से। तो यही हाल मेरे पैरामीशियम का होता है, यहाँ कोई फूड पार्टिकल फंस गया, अब इसके पास इतने सीलिया, वो बेचारा निकल नहीं सकता, उसकी जिंदगी का अंत है। फिर यहाँ से ये सीलिया मूव करते हैं, वो ये मूव कर करके इसके माउथ के पास ले आएंगे, तो ये खाना भी खा लेगा। वहीं अमीबा के भाई साहब का मैंने क्या बताया था, कि अमीबा भाई साहब जैसे ही किसी फूड को देखेंगे तो उसके पास वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेंगे, और उनको बोल देंगे स्यूडोपोडिया। तो अमीबा का जो माउथ है वो फिक्स नहीं होता, माउथ इज नॉट फिक्स्ड। पैरामीशियम का क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो वहां तक खाना लाना पड़ेगा, जैसे आप अपने हाथ से ले जाते हो, आया है मटर पनीर, ठीक है, आया है चिली चिकन, तो आप अपने हाथ से ले जाते हो, तो पैरामीशियम अपने सीलिया से ले जाता है। तो ये इनके फंक्शंस होते हैं कि मूवमेंट में और फूड फूड सिक्योर करने में हेल्प करता है। तो प्रोटिस्टा में आपको याद रखना है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, बट सर सम ऑफ देम विल हैव सीलिया या फ्लैगेला, जो इनको न्यूट्रिशन लेने में और मूवमेंट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। हमने कहा ठीक है। दूसरा मैंने आपसे पूछा कि सर ये ऑटोट्रॉप्स है हेटरोट्रॉप्स हैं, तो दे कैन बी बोथ, ऑटो और हेट्रो। एग्जांपल्स, तीन एग्जांपल तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, पैरामीशियम हो गया, ऑल दीज आर एग्जांपल्स। उसके साथ साथ आपकी एल्गे होती है, एल्गे हो गई, यूनिसेलुलर एल्गे, क्योंकि ये कौन से मेरे यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर एल्गे हो गई, डायटम्स हो गए आपके, ये दो एग्जांपल्स और याद रखेंगे। एंड सेल्स ऑफ डायटोम्स आर बेसिकली यूज्ड इन सिक्योरिंग और मेकिंग टूथपेस्ट, ठीक है, बचपन में पढ़ा था मैंने कहीं, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा था, बस याद आ गया तो बता दिया। अब जरा ये प्रोटिस्टा की कहानी हो गई, यूकैरियोटिक है। अब आपने बोला कि सर मोनेरा और प्रोटिस्टा में फर्क क्या है, तो मैंने बोला सिर्फ ये फर्क है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है और ये यूनिसेलुलर क्या है, यूकैरियोटिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में दोनों हो सकते हैं, बस एक फर्क रखना है। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, आप बोलोगे मोनेरा, कि भैया इज यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, तो वो होगी आपकी प्रोटिस्टा, क्योंकि इनके अलावा और आगे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो आपको बस छोटे छोटे, आप समझ रहे हो, आपको एक एक वर्ड याद रखना है। और पता नहीं क्यों, मतलब सच बता रहा हूँ, लोग, और चाहे टीचर्स हो या लोग हो, लोगों को मतलब या सीनियर्स हो, डराते रहते हैं कि चैप्टर बड़ा खतरनाक है, चैप्टर बड़ा खतरनाक है। कुछ खतरनाक नहीं है इसमें, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इजी लगेगा। देखो, अब तीसरा आता है फंगाई। फंगाई, अब फंगाई क्या है भैया, फंगाई क्या है, ये मेरी तीसरी किंगडम है। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपसे बोला कि, आपने बोला कि सर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो मैं बोलूंगा भैया ये है हेटरोट्रॉप्स। आपने बोला कि सर ये प्रोकैरियोट है यूकैरियोट्स हैं, मैंने कहा यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक। अच्छा, आपने पूछा सर ये यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है, मैंने कहा मल्टीसेलुलर, बात खत्म। अब इसी फंगाई के अंदर ना मेरे कुछ ऑर्गेनिजम्स और आ जाते हैं, जैसे कुछ को मैं बोलता हूं सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स। कुछ होते हैं भैया आपके पैरासाइट्स, इंसानों में भी होते हैं पैरासाइट, आपके ग्रुप में भी, या आपने भी जिंदगी में कभी देखा होगा एक इंसान जिसने आपका बहुत खून पिया होगा। चलो जोक सपाट। तो सेप्रोट्रॉप्स की बात करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जैसे आपने अगेरिकस सुना है, अगेरिकस छोड़ो, बायोलॉजिकल नेम में मशरूम सुना है, मटर मशरूम, सर्दी में आता भी है खूब सारा। मशरूम क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। सर है क्या, ये तो बता दो भाई। सेप्रोट्रॉप्स आर बेसिकली ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच ग्रो ऑन डेड एंड डिके, विच ग्रो ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल पे से न्यूट्रिशन लेकर के जो ग्रो होते हैं उन्हें बोलता हूं मैं क्या, सेप्रोट्रॉप्स। समझ गए आप, जैसे मशरूम भी आपने देखा होगा कभी वुड पे उगता है, या कहीं ना कहीं ऐसी जगह उड़ेगा जो मशरूम की खेती भी होती है, वो ऐसी जगह उन्हें डेड एंड डिके क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल दिया जाएगा, उसी के ऊपर उगते हैं। पैरासाइट्स कौन से होते हैं
भाई जो अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे हमारा मच्छर है, मच्छर किस पे डिपेंड है? आप पे डिपेंड है। आएगा, डंग गड़ाएगा, ओए होए मजा आ गया, खून पी के चला जाएगा। आजकल तो ऑल आउट भी नकली आ रही है, ऑल आउट पे मच्छर बैठा दिख जाता है यार, मेरे को हद है, ठीक है, ऑल आउट के ऊपर मच्छर बैठा था एक दिन। तो भैया होस्ट वजह से पैरासाइट्स है, ठीक है। आपकी लीच है, लीच का है, कोई भी बॉडी ढूंढेगी और उस पर एकदम चिपक जाएगी, उसका खून पीती रहेगी। सो पैरासाइट्स आर बेसिकली विच आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट, ठीक है। तो ब्लड हो गया, तो उनके ब्लड से वो क्या लेते हैं, अपना पूरा पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स वगैरह और ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं ऑलरेडी कल की क्लास में बता चुका था कि भैया फंगाई के पास क्या होगी, सेल वॉल होगी। दे हैव अ सेल वॉल, बट देयर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्यों? क्योंकि सेलुलोज से बनी होती तो ये ऑटोट्रॉप्स होते, खुद का फोटोसिंथेसिस कर रहे होते। लेकिन सेल वॉल है, पर वो क्या है, पर वो क्या है भैया, क्लोरोप्लास्ट, वो सॉरी, उससे नहीं बनी हुई है मेरी, ठीक है। तो होगा क्या सेलुलोज से नहीं बनी हुई है, तो सेलुलोज से नहीं बनी हुई है तो ये किससे बनी होती है? काइटिन। काइटिन एक टफ सब्सटेंस होता है जिनसे इनकी सेल वॉल बनती है, काइटिन। आपने कहा ठीक है। अब कुछ जो फंगाई होते हैं ना मेरे, सम ऑफ माय फंगाई लिव बेसिकली लिव इन सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। याद आया कुछ ज्योग्राफी? कोरल्स एंड जूजेंथले एल्गे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मैंने पढ़ाया था, खूब सारे क्वेश्चन ही पूछता है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशन क्या होता है कि जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है उन्हें सर्वाइव करने के लिए, उसे बोल देता हूं मैं सिम्बायोटिक। भैया दोनों इस तरीके से रहेंगे। हमने कहा ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे वंडरफुल एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा लाइकन्स, जो आपके कोल्ड एरियाज में होते हैं। वुड्स के ऊपर भी, आपने प्लांट के ऊपर भी ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, वो क्या है? लाइकन्स होते हैं। वो लाइकन्स और प्लांट जो है वो क्या बनाते हैं? एक सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप बनाते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखना इसके। एग्जाम्पल है भैया, जैसे मैंने आपको मशरूम बोला, मशरूम को बायोलॉजी में बोल देते हैं अगेरिकस। मोल्ड, मोल्ड को हम क्या बोलते हैं भैया? पेनिसिलियम। एंड दिस पेनिसिलियम इज बेसिकली यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। प्लीज रिमेंबर, एंटीबायोटिक बनती है इस पेनिसिलियम से, इस फंगाई से एंटीबायोटिक बनती है, ठीक है। उसके साथ साथ ईस्ट, सेल ऑफ ईस्ट यूज होता है आपकी ब्रेड वगैरह और ये सब चीजें बनाने में। मशरूम भी आप खाते हो, तो इन फंगाई से हम डरते नहीं है, इनको हम उल्टा खा जाते हैं ठीक है, सबकी सबको तो खा ही रहे हैं। तो ये हो जाती है मेरी फंगाई। तो तीनों की तीनों मैंने देखा, हमने आराम से उधेड़ी है, ठीक है। एक एक चीज में हमने इनकी बुनी। किसकी बनी? तो भैया मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, फंगाई हो गया। किसी को भी दिक्कत आई? कुछ नहीं आई। उसके साथ साथ जो चौथी चीज मेरी आ जाएगी वो आ जाएगी प्लांटे। प्लीज लेट मी कनेक्ट द चार्जर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेके बैठता हूँ आजकल, ज्यादा दूर न जाना पड़े चल, इसका भी परफॉर्मेंस बढ़ा, अपना भी बढ़ाते हैं। तो भैया सबसे पहले मेरा आता है प्लांटे, और दूसरा आता है मेरा एनिमेलिया। तो जब प्लांटे और एनिमेलिया की बात करेंगे तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे, और भैया फिर हम एनिमेलिया में डिटेल में जाएंगे। इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। प्लांटे के लिए हम क्या पढ़ेंगे? डिविजन्स। और एनिमेलिया के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इसके लिए हम पढ़ेंगे फाइलम, ठीक है। चलो, अब मैं आपको थोड़े से डायग्राम दिखा देता हूं, जो चीजें बताई हैं आपको उससे रिलेटेड, कि आपको चीजें याद रहे। बस मैं एक सेकंड थोड़ा इसको रिफ्रेश मार दूं, पेन थोड़ा स्टक कर रहा है, अभी भी कर रहा है, जस्ट वेट। आओ, अब सबसे पहली मेरी जो किंगडम थी वो थी भैया मेरी मोनेरा। मोनेरा के बारे में बात करें, दीज ऑर्गेनल्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, और ऑर्गेनल्स नहीं है इनके पास। नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टीट्यूड, वो सॉरी मल्टी सेलुलर डिजाइन, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ देम सेल वॉल होगी, नहीं भी होगी, चाहिए ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। और इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब मिलेंगे। एनाबिना बैक्टीरिया, ये सब आप एग्जांपल्स देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, कुछ आपको डायग्राम्स अच्छे से निहारने हो, ठीक है। हालांकि तो अच्छे से निहारने की जरूरत नहीं, पर बहुत ही अच्छे से निहार रहे हो तो आप निहार लेना बाद में। प्रोटेस्टा, दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड ऑफ, इसमें क्या होगा? इसमें आएंगे आपके यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स, ठीक है। सम ऑफ दिस यूज अपेंडेजेस सच एज सीलिया और फ्लैगेला इनके पास होगा। यू कैन सी द फ्लैगेला हेयर ऑफ द प्रोटोजोआ। अमीबा को आप देख सकते हो, और पैरामीशियम के पास ही आप सीलिया देख सकते हो, ठीक है। चलिए, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं। एग्जांपल आर एल्गे, डायटम्स एंड प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम आर द एग्जांपल्स। फिर आते हैं फंगाई पे, दीज आर हेटरोट्रॉप्स। कैसे होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। तो प्रोकैरियोट सिर्फ कौन है? प्रोकैरियोट सिर्फ कौन है? प्रोकैरियोट है भैया मेरा कौन? मोनेरा। और बैक्टीरिया आपके सारे के सारे उसी में आ जाएंगे एग्जांपल में। ऐसे भी कनेक्ट करना बाद में चीजों को। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स।
अदर्स रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, जैसे हमारा प्रोटोप्लाज्म हमारा खून है, अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स। मेनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एट सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ, के मल्टीसेलुलर बनेंगे इन देयर लाइफ। दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स सुगर नोन एज काइटिन। ठीक है, काइटिन इसकी है, सुबेरिन वॉल किसकी थी, कॉर्क की थी, क्यूटिन किसकी थी, वो भैया एपिडर्मी की वैक्सी कोटिंग थी डेजर्ट प्लांट्स में, लिग्निन किसकी थी, लिग्निन स्क्लेरन कायमा की टफ आउटरमोस्ट कवरिंग थी जो थिक वॉल्स होती हैं। इतनी बात समझ में आई, याद रखना पूछ सकता है। एग्जांपल्स यीस्ट मोल्ड्स मशरूम्स, सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद द ब्लू ग्रीन एल्गाe, such relationships are called symbiotic. These symbiotic life forms are called lichens. We all have seen lichens as slow growing large colored patches on the bark of the tree. आप देखना बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, इसके आगे नहीं, बस यहीं तक। These are multicellular eukaryotes with cell walls. प्लांटे हैं, मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, बिल्कुल होंगे, इतने कॉम्प्लेक्स हैं। सेल वॉल प्लांट पे होती हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, रटोगे नहीं। यहाँ क्या होंगे, ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, क्लोरोफिल होगी जिससे फोटोसिंथेसिस करेंगे और सारे प्लांट इसमें आएंगे। एनिमल्स क्या होंगे भैया, मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, विदाउट सेल वॉल्स होंगे, ऑलरेडी बता चुका हूं, इनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉप। तो चलिए विदाउट डिलेइंग मच एक चीज ये देख लीजिए फटाफट से, इस चार्ट से ना सब कुछ खत्म। मैंने आपको बोला कि एक ही कैटेगरी है मेरी प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर की, कौन सी है, मोनेरा है। मैंने आपको बोला कि भैया यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर की एक ही कैटेगरी थी मेरी, कौन थी, प्रोटिस्टा थी। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं कि सर, एक तो ऐसे आते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फंगाई जिनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, मतलब मल्टी सेलुलर में दो आएंगे, एक जिनके पास सेल वॉल होगी और एक जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी। यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो तो एनिमेलिया हो गए, सिंपल सिंपल है। देखो किसी को भी यूकैरियोट बार बार यूज करना प्रोकैरियोट ये लग रहा हो तो प्लीज गो सेल्फ वाली क्लास देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूं। जब एक बार एक्सप्लेन कर दिया, इट इज योर ड्यूटी कि आप वहां से फिनिश करके ये फिर इससे ये चीजें कवर करो। तो जो लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं एक और फिर से दोबारा नहीं बता रहा आपको ये चीज। तो विद सेल वॉल कौन से होंगे, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, जिनकी सेल वॉल क्या है भैया, सेलुलोज की नहीं बनी हुई, किसकी बनी हुई है, काइटिन, तो वो हो जाएंगे फंगाई। कुछ ऐसे होंगे एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो जैसे मेरे प्लांटे, और इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, सेलुलोज। ठीक है, बात समझ में आई, इतना सा ग्राफ था। अब जरा आइए प्लांटे की बात करते हैं। प्लांटे, एक सेकंड यार, ये पता नहीं बार बार स्टक कर रहा है पेन, थोड़ा सा रुको। चलो अब बात करेंगे प्लांटे की, समझते हैं चीजों को, आइए। कोई नहीं, ऐसे मैनेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वैसे प्लांटे, प्लांटे में सबसे पहली चीज आपने समझ ली कि सर ये मल्टी सेलुलर होंगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी भैया, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। तीसरी चीज समझ ली कि भाई ये सारे के सारे सेल वॉल होगी इनके पास, सेल वॉल होगी, यूकैरियोट्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा भैया ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होंगे। अब इसके बाद ना बॉयज एंड गर्ल्स, सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, जब हम प्लांटे के अब पढ़ेंगे हम डिवीजन, प्लांटे के क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले भैया डिवीजन। तो जैसे अब तक मैंने कुछ बेसिस बनाए थे ना आपकी पढ़ाई के, जिससे आपको रटना नहीं पड़ा, वैसे ही मेरे प्लांटे के कुछ बेसिस हैं। ठीक है, प्लांटे के कुछ बेसिस हैं। सबसे पहला बेसिस जैसे हमारा यहाँ है, हम देखेंगे कि भैया जो प्लांट की बॉडी है, इज माई प्लांट्स बॉडी डिफरेंशिएटेड और नॉट, कि सर डिफरेंशिएटेड होगी और नॉट। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है भाई, जो मेरी प्लांट की बॉडी है, वेदर आई एम क्लियरली एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेम, रूट्स, लीव्स। कहने का मतलब है कि भाई जैसे मेरे रूट्स हैं, लीव्स है, स्टेम है, जो मेरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको मैं क्लियरली
क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं कि नहीं, मतलब उनको मैं अपनी नेक डाइट से एकदम बैठ के बता पा रहा हूं कि नहीं, ये पत्ती है, ये रूट है, ये स्टेम है। अब ये नहीं कहोगे कि सर हमें तो कुछ भी दे दो हम बताएंगे नहीं, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, मस्ती नहीं करनी। दूसरी चीज, पहले मैंने बोला प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन होगी कि नहीं होगी। फिर मैंने बोला कि भाई जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है वो सबसे प्रिमिटिव है। अब इन केस अगर वो डिफरेंशिएटेड है, इफ द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, पहला तो ये देखेंगे। बट इफ द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड है मतलब प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, उसका वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंशिएटेड है तो क्या उसके पास, वेदर इट हैज वस्कुलर बंडल्स और नॉट। वस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या हो गया कि भैया उनके पास जाइलम और फ्लोएम है कि नहीं। वस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम है कि नहीं, जाइलम या फ्लोएम फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, ये चीज देखेंगे। आपने कहा ठीक है। तीसरी चीज मैं देखूंगा, ठीक है, कि भाई जो प्लांट्स हैं वो सीड्स जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, सीड्स जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। चौथा मैं देखूंगा, इफ दे आर एबल टू जनरेट सीड्स, तो वेदर दे आर जनरेटिंग नेक्ड सीड्स या देयर सीड्स आर एनक्लोज विद इन फ्रूट। जैसे आप एप्पल देखते हो, गुआवा देखते हो, जितने भी फ्रूट्स आप देख रहे हो ना जिसमें खाने में मजा आता है, मैंगो देखते हो, उनमें आप देखते हो कि भाई उनका जो सीड है ना वो फ्रूट के अंदर होता है। ठीक है, यानी एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। और ऐसे प्लांट जिनमें भैया जिनमें, अब देखो, अब यहां से एक चीज समझो, रटना नहीं है, रटना तो है ही नहीं मेरी क्लास में। कि पहली चीज मैंने बोली भैया प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी कि नहीं होगी, तो जो सबसे बेसिक पढ़ाऊंगा मैं शुरू में, उनकी बॉडी ही डिफरेंशिएट नहीं होगी। तो जब उनकी बॉडी ही डिफरेंशिएट नहीं होगी तो क्या उनमें जाइलम फ्लोएम और नेक्ड सीड्स और एनक्लोज्ड फ्रूट्स की मैं बात करूंगा? बिल्कुल नहीं, होगा ही नहीं। फिर जब मेरा जैसे जैसे डिफरेंशिएशन शुरू होगा, आप मार्क करते चलना कौन सी कैटेगरी से डिफरेंशिएशन शुरू होगा, तो भैया उनमें वस्कुलर बंडल्स होंगे कि नहीं, तो वो हम चेक करेंगे। उसके साथ साथ जब जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, सिर्फ आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, दो ऐसी कैटेगरी आएंगी जिनमें सीड्स बनते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स जो होंगे उनके जो सीड्स होंगे वो नेक्ड होंगे, एंजियोस्पर्म्स के क्या होंगे, एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स होंगे। तो जो एंजियोस्पर्म है वो क्या है, उसके पास डिफरेंशिएटेड भी है, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, सीड्स भी है, फ्रूट के अंदर भी सीड्स हैं। तो सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा आएगा, एंजियोस्पर्म। तो याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे प्यारा तरीका कि सर जी हम ये समझेंगे कि भैया सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने की तरफ जाएंगे तो हमें सारे के प्लांट की डिवीजन समझ में आ जानी है। तो आइए जरा बात करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा से। सबसे बात करेंगे थैलोफाइटा से। यहीं से पढ़ा दूं? नहीं पढ़ाऊंगा, नोट्स बनाओ, आई वांट योर नोट्स। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले हम आएंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा चौथा किंगडम था प्लांटे, उसके हम पढ़ रहे हैं भैया डिवीजन। तो सबसे पहले आएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की बात करेंगे। आपने कहा ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ये क्या है, सबसे प्रिमिटिव है। मैंने बोला आपसे कहा ये मेरा जो है भैया सबसे प्रिमिटिव है। तो सबसे प्रिमिटिव है तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही कि भाई डोंट हैव, ठीक है, दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड, दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। सबसे पहले आप बात समझ गए कि इनके पास प्लांट बॉडी नहीं होगी। अब प्लांट बॉडी नहीं होगी मतलब वेल डिफरेंशिएटेड, तो जाइलम फ्लोएम की यहाँ बात करना कोई लाजमी है? आपने कहा सर वो तो होंगे ही नहीं। सीड्स की बात करना लाजमी है? सर वो तो होंगे ही नहीं। और आप याद रखेंगे कि जो मेरे इसमें प्लांट्स आते हैं उनको हम कॉमनली, दे आर कॉमनली नोन एज एल्गे। उनको हम क्या बोल देते हैं, एल्गे। अब आप बोलोगे सर एल्गे तो आपने पहले भी पढ़ाई थी, सर एल्गे तो आपने प्रोटिस्टा में भी पढ़ाई थी। एग्जाम्पल है एल्गे का, तो वो मेरी कैसी एल्गे थी, यूनिसेलुलर एल्गे। ये मेरी कौन सी एल्गे है, मल्टी सेलुलर एल्गे। प्लीज रिमेंबर, बात खत्म। इससे बढ़िया और आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता मैं, जो आपका एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। अब ये हो गया एल्गे। उसके साथ साथ क्या होगा, मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक। एक्वेटिक होंगे, एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपका स्पायरोगायरा, एग्जाम्पल सारे स्पायरोगायरा। और आपका हो गया उल्वा, चारा, ठीक है। और आपका एक उलोथ्रिक्स है, वो मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। तो मेनली ये तीन आपको याद रखने हैं। डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मेजरली कॉल्ड एज एल्गे, एक्वेटिक रहेंगे, स्पायरोगायरा, उल्वा, चारा, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, थैलोफाइटा के। दूसरी जो कैटेगरी आएगी अपनी, वो आएगी जी आपकी
दूसरी जो कैटेगरी आएगी वो आएगी मेरी ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद दूसरी कैटेगरी मेरी कौन सी आएगी? ब्रायोफाइटा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा के बारे में कहा कि भैया दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, कि जैसे हमारे एम्फीबियंस होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये भैया पानी में भी रह लेंगे और ये कहाँ रह लेंगे? ये जमीन पर भी रह लेंगे। तो ये क्या है? मेरे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। आपने कहा ठीक है। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, बट सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है, सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया जब इनके पास सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है तो क्या इनके पास जाइलम और फ्लोएम होंगे? क्या इनके पास जाइलम और फ्लोएम होंगे? आपने बोला कि सर जब तक कंप्लीटली डिफरेंशिएशन नहीं आ जाएगा तब तक जाइलम और फ्लोएम नहीं आएंगे। आप हमें समझा चुके हो। तो नो जाइलम, दे वॉन्ट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। इनके पास जाइलम और फ्लोएम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके साथ जब मैं आगे बढ़ा, जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या है? मॉस, जिसको आप फ्यूनेरिया भी बोल देते हो। और भैया आपका हो गया मर्केंटिना, और एक होता है आपका रिकिया। तो ये सारे मेरे एग्जांपल्स हो गए किसके? ब्रायोफाइटा के। तो ब्रायोफाइटा याद रखेंगे सर, दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, समवॉट डिफरेंशिएशन बट नॉट कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड। तो जब कंप्लीटली डिफरेंशिएशन नहीं है तो जाइलम और फ्लोएम इन पर कहां से आएंगे? बात खत्म। तो तीसरी जो मेरी कैटेगरी आती है, तीसरी आएगी भैया मेरी टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा जो होंगे, हमने कहा ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी आपको याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक अपने बेसिस पर आते हैं कि भाई दे आर डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड होंगे मतलब आप इनकी रूट्स देख सकते हो, स्टेम्स देख सकते हो क्लियरली, और इनकी जो लीव्स होंगी दे विल आल्सो बी विजिबल टू यू। तो भैया क्या होगा कि भैया इनके पास सर रूट्स भी होंगी, स्टेम्स भी होंगी, लीव्स भी होंगी। हमने कहा ठीक है। अब जब वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी हो गई तो विल दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम? आपने कहा यस सर, जाइलम एंड फ्लोएम इनके पास दोनों देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स आर फंस, हॉर्सटेल्स और मर्सिलिया। एक सेकेंड, हॉर्सटेल्स और तीसरा होगा भैया आपका मर्सिलिया। दे विल बी द एग्जाम्पल ऑफ, दे विल बी द एग्जाम्पल ऑफ आपके किसके एग्जाम्पल हैं भैया? टेरिडोफाइटा के मेरे एग्जाम्पल्स होंगे। हमने कहा ठीक है। अब जो तीसरी कैटेगरी मेरी आ गई, अब आपने मेरे से पूछा, यहां पे बात शुरू हुई, यहां पे बात शुरू हुई कि सबसे पहली बात शुरू हुई कि सर जी आपने बोला था कि भैया हम पहले डिफरेंशिएशन और ये चीज देखेंगे, जब ये सारी चीज आ जाएंगी जाइलम एंड फ्लोएम तो फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा कि भैया फिर सर मेरे आएंगे वो प्लांट्स जो सीड्स बनाएंगे। तो मेरे प्लांट जो सीड्स बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्लियरली विजिबल है, यानी कि दे हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे एक बात समझेंगे कि उसके बाद मेरी एक कैटेगरी आती है, एक को बोलता हूं क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलेंगे हम? क्रिप्टोगेम्स। एक होते हैं भैया आपके कौन से? फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स होते हैं। तो मैंने आपसे बोला भाई क्रिप्टोगेम्स कौन से होंगे? सर दीज आर दोज प्लांट्स विच हैज हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी कि इनके पास क्लियरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। एंड दीज आर दोज प्लांट जिनके पास क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। अब मेल और फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं आपके प्लांट के, वो मैं भैया आपको पढ़ाऊंगा जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों की बात करेंगे। तो भैया ऐसे प्लांट्स जिनके पास हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन है? मेरे क्रिप्टोगेम्स हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या है? मेरे फेनरोगेम्स हैं। अब हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस किस के पास है मेरे? तो आपने बोला कि सर ऑल थ्री, थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ये सब तीनों के तीनों मेरे कौन होंगे सर? ऑल दीज थ्री आर क्रिप्टोगेम्स। ऑल दीज थ्री आर व्हाट? क्रिप्टोगेम्स। अच्छा सर फेनरोगेम्स कौन से होंगे? फेनरोगेम्स होंगे भैया आपके एक जिम्नोस्पर्म्स। पता नहीं पेन को क्या हुआ है, तो प्लीज थोड़ा राइटिंग से देखना है ना, राइटिंग के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, बट समझ आएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स स्टक कर रहा है काफी, पता नहीं जब से शुरू में मस्त चल रहा था। अब अब बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हो गए। अब फेनरोगेम्स में मैंने दो कैटेगरी डाल दी आपकी, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब आपने कहा ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? बोथ दीज कैटेगरीज हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे आर कॉल्ड एज फेनरोगेम्स। इनको कंबाइंडली क्या बोल दूंगा मैं? फेनरोगेम्स बोल दूंगा। अब क्या होगा? अब इसमें हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में हम एक चीज पढ़ेंगे। अब आइए जरा आगे समझ में आई बात? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दे विल बी नोन एज क्रिप्टोगेम्स। व्हाई? बिकॉज़ दे डजंट हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बात खत्म। इसके बाद मैंने बोला कि सर मेरे फेनरोगेम्स वो होते हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन है? जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। सो नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। एक सेकंड, बस 10 सेकंड दो, मैं थोड़ा एक बार ट्राई कर लेता हूं, इनके से स्ट्रक जो है ठीक हो जाए तो इतनी दिक्कत ना आए। आज से पहले हुआ नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ, अब तो ठीक सा लग रहा है। किया क्या सर? कुछ नहीं करा, कुछ ऐसा खास किया नहीं हमने, पर लग रहा है ठीक, बस ठीक ही रहे। चलो अब हम बात करेंगे किसकी? फिर से खराब हो गया यार, इस वाले पेज पे तो ठीक था। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जो बचपन में कंप्यूटर लैब में सीखा था। चलो एक बार ट्राई करेंगे। तो भैया सबसे पहले हमने बात करी थी यहाँ पे, एक तो जिम्नोस्पर्म्स, और खराब हो गया। अब ध्यान ही नहीं देंगे इस पे। चलो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स मेरे कौन से हैं कि सर दे विल हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहली चीज सर, दे विल हैव reproductive organs, and just because they have reproductive organs combinedly they will called as phanerogames. phanerogames। अच्छा, अब इन फेनरोगेम्स की कैटेगरी में दो कैटेगरीज आएंगी मेरी, कि एक आएगी भैया मेरी ऐसा जो जिम्नोस्पर्म होगा, उसकी पढ़ते हैं थोड़ी सी कहानी। तो जिम्नोस्पर्म्स होगा, जिम्नोस्पर्म के साथ क्या होगा? इस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो है, बट इट विल बियर नेकेड सीड्स। प्लीज मेक डाउन नोट्स, इट विल बियर नेकेड सीड्स। अच्छा सर एंजियोस्पर्म के साथ क्या होगा? इट विल बियर, इट विल बियर सीड्स, बट इनके जो सीड्स होंगे वो कहां होंगे? इनसाइड फ्रूट्स। और इन्हीं को मैं बोलता हूं क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके पास ऊपर फ्लावर भी देखने को मिलेंगे आपको, फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, जब मैं एंजियोस्पर्म्स में आगे चलूंगा तो एंजियोस्पर्म्स में आपको दो चीजें मिलेंगी, यहां दो डिवीजन मिलेंगे, एक मोनी मोनोकॉट्स, और एक आपको मिलेगा डायकॉट्स। मोनोकॉट्स और डायकॉट्स मतलब क्या है? जैसे आपका वीट है, वीट इज माय मोनोकॉट। यानी कि जब आप देखते हो कि अगर आपका सीड कुछ इस तरीके से है जिसमें से एक ही एम्ब्रायो निकलेगा, एक ही सैपलिंग निकलेगी, वो सीड होता है आपका क्या? वो होता है भैया आपका मोनोकॉट। और डाइकॉट कौन सा होगा? कि जिसमें से आपकी दो सैपलिंग्स निकल सकती हो, क्लियरली दो इक्वल हाफ्स हो जिसके, वो होते हैं मेरे डाइकॉट्स। तो याद रखेंगे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का डिफरेंशिएशन मैं आगे भी समझाने वाला हूं। तो जहां पे बात खत्म होती है आपकी प्लांट्स की, मैंने आपको सिंपली बता दिया कि भैया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा मेरे जो है उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, और मैं क्रिप्टोगेम्स बोल देता हूं। फेनरोगेम्स कौन है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सर फर्क क्या है? जिम्नोस्पर्म विल ऑलवेज बियर द नेट सीड्स, एंजियोस्पर्म विल ऑलवेज बियर द सीड्स व्हिच विल बी एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। दे आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स कौन से हैं? कि जिसमें एक ही सैपलिंग आपका निकल पाए जब भी आपका क्या है एम्ब्रायो जब ग्रो करे। और डाइकॉट्स क्या है? जिसमें दो इक्वल
हब्स होंगे सीड के और दो पेड़ एकदम से ऐसे करके निकल सकते हैं, वो मेरे कौन है, डाइकॉट्स हैं। और भैया अब जरा ये इसी के साथ बधाई हो, आपका पूरा का पूरा प्लांटे हजम कर गए हम, पूरा का पूरा प्लांटे हजम करके मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं रटवा रहा, देखो सब कुछ समझ आएगा। थैलोफाइटा में क्या था, डिफरेंशिएशन था, नहीं था। कॉमनली क्या कह देते हैं, एल्गे, एल्गे में इसमें और दूसरी वाली एल्गे में क्या फर्क था, वो यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, एक्वेटिक है। स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्वा एंड चारा, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं किसके, थैलोफाइटा के। निहारना है आराम से बैठ के क्लास के बाद निहारते रहिएगा, पीडीएफ लेके, कल पूरे संडे देखो इन्हें, प्यार कर लो इनसे। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या है सर, एम्फीबियंस है किसके, प्लांट किंगडम के। प्लांट बॉडी इनकी जो है कॉमनली डिफरेंशिएटेड है, प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है, सो इसीलिए नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, नो जाइलम और फ्लोएम। एग्जांपल आर मॉस, फुनेरिया एंड मर्केंटिना, और आपका एक रिकिया, ये एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर टेरिडोफाइटा में बताया था प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड तो है इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है जी। सम एग्जांपल्स आर मर्सीलिया, फल्स एंड हॉट स्टेन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीस थ्री ग्रुप्स आर वेरी इन conspicuous and they are therefore called cryptogams, or those with the hidden reproductive organ, इनके पास reproductive organ नहीं है। उसके आगे जाएंगे, on the other hand plants with well differentiated reproductive parts, उनको बोलता हूँ फेंडोगेम्स। तो फेंडोगेम्स कौन कौन से होते हैं, seeds are the result of sexual reproduction process, they consist of the embryo along with the stored food, कि जो आपका सीड होता है उसके पास stored food रहता है, embryo रहता है, कि जब initially plant grow करेगा तो उसको food provide कर सके, which assist for the initial growth of the embryo during germination. This group is further classified based on whether the seeds are naked और enclosed in a fruit, giving us gymnosperms and angiosperms। बात चलती है आगे और हम कूद के पहुंच जाते हैं जिम्नोस्पर्म। दिस टर्म इज derived from two Greek words। जिम्नो का मतलब होता है naked, स्पर्मा का मतलब होता है seed। The plant of this group bear naked seeds and are usually perennial, evergreen and woody। Examples are pines and deodar। आप एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद सर एंजियोस्पर्म्स क्या है, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, एंगियो मींस कवर्ड, स्पर्मा मींस सीड। दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट, ठीक है। ये सारा का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब ओवरी कैसे बनती है, क्या बनता है, छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक है, समय आने पर सब पता लगेगा। प्लांट एम्ब्रायोस इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। अब मोनोकॉट्स कौन से होंगे, जिसमें एक सैपलिंग ग्रो होगी, जैसे आपके मोनोकॉट्स ये रहे, डाइकॉट्स आपका ये है। क्या क्या डिफरेंसेस है बताऊंगा अभी आगे, रुक जाओ, डायग्राम ऐड किया है। Angiosperms are divided into two groups based on the number of cotyledons. Plants with seeds having a single cotyledon तो monocotyledonous या monocots बोल दो। Plant with seeds having two cotyledons उनको बोल देते हैं हम डाइकॉट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आओ इनका फर्क देख लो। देखो मैंने डायग्राम इसलिए डाला है, आप ये मत समझना कि सर ठीक है इतना बहुत चल रहा है, चैप्टर भी बहुत बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं। इसको मत छोड़ो, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि आपकी ना एक्टिविटी देखोगे ना, अगर आप एनसीईआरटी में एक्टिविटी देखोगे जहां आपका प्लांटे खत्म हो रहा है, वहां एक्टिविटी में लिखा गया है आपसे कि ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। तो भैया ऑब्जर्व करो, तो भैया कर लो ऑब्जर्व, क्या पता ये क्वेश्चन बन जाए। अब देखो वन कोटिलेडन में मैंने क्या बोला था कि भैया आपका देख लो एक सिंगल सैपलिंग ग्रो रहा है, यहाँ पे एक सैपलिंग ग्रो हुआ और दूसरा आपका ये एप्पल का दिखाया आपको, ठीक है, 2 कोटिलेडन है। जो रूट्स होती है मोनोकॉट्स की वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, ठीक है, फाइब्रस रूट्स। इनकी क्या होती है, टैप रूट्स होती हैं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावर्स जो है इनके जो पेटल्स होंगे ना, उनके 3 के मल्टीपल्स में पेटल होते हैं, 3, 6 इस तरीके से। और जो ये होते हैं वो 4 और 5 पेटल्स देखने को मिलेंगे डाइकॉट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछना चाहिए। जो इनकी जो इनकी क्या होंगी, लीव्स होंगी, वो पैरेलल वीन्स होंगी। पैरेलल मतलब जैसे आपने देखी जो लंबी लंबी पत्तियां होती हैं ऐसे, जैसे किसी ने बाजरा देखा है, बाजरा, बाजरा क्या है, मोनोकॉट है। तो इनके जो वीन्स होंगी ना वो इस तरीके से होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। वीन्स का मतलब कोई भी पत्ती देखना आप बहुत ध्यान से, उसके अंदर आपको डार्क ग्रीन कलर के थोड़े थोड़े ऐसे निशान से दिखेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और इनके क्या होते हैं, ओवल और पेलमेट नेट लाइक वीन्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये पत्ती तो सबसे कॉमन है, बचपन से ही बनाना सीख रहे हैं, ऐसे देखते हैं हम, लाइक वेब ऐसे रहते हैं ना इनमें, यही है आपके क्या, वीन्स, ठीक है। तो इनकी पत्ती अलग रहती हैं, स्कैटर्ड रहते हैं मस्कुलर बंडल, इनमें रिंग्ड रहते हैं, 1 पोर और फुरो, 3 पोर्स और फुरो, पॉलन ग्रेन्स की बात करी है इसमें, तो याद रखेंगे मोनोकोट्स और डाइकोट्स का डिफरेंस। अब जरा आ जाओ प्लांट्स में, इससे सब खत्म, बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं है। कौन है, थैलोफाइटा, सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन बट विदाउट वस्कुलर टिश्यू। कौन था, ब्रायोफाइटा। विद वस्कुलर टिश्यू कौन कौन थे, एक तो जो सीड्स नहीं बनाते टेरिडोफाइटा, एक जो सीड्स बनाते हैं उनको बोल देते हैं फेंड्रोगेम्स, ठीक है सर। फेंड्रोगेम्स में कौन कौन आते हैं, जो नेट सीड्स बनाते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जो भैया सीड्स बनाते हैं और फ्रूट्स के अंदर वो हैं एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स में
जिनके पास दो कोटिलेडन है वो डाइकॉट, जिनके पास सिंगल कोटिलेडन है वो मोनोकॉट। खत्म, इसी से क्वेश्चन हो जाने आपके। पर इतना माथा क्यों मारा सर फिर आपने? माथा नहीं मारा वो इसलिए क्योंकि समझ में आनी चाहिए चीजें। अगर मैं सीधे यही खोल के आपको रटवाने लगूँ ना 10 बार, आज रट लोगे कल रट लोगे 5 दिन याद रहेगा, हमेशा नहीं याद रह पाएगा। तो इसीलिए जरूरी था। चलिए फिर हम बात करते हैं एनीमिलिया की। तो प्लांट में हमने समझा कि भाई प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है, जाइलम फ्लोएम है कि नहीं है, सीड्स है कि नहीं है। वैसे हम एनीमिलिया की बात करेंगे, ठीक है। अब हम जब एनीमिलिया की बात करेंगे कि भैया ये यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। सर इतनी बात तो हमें भी पता है कि इनके पास सेल वॉल हमें देखने को नहीं मिलती, कोई दिक्कत नहीं। पता है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स जो है वो मोबाइल्स रहते हैं, पता है हमें। मोबाइल मतलब यू कैन वॉक, यू कैन वॉक। तो उसके साथ साथ इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है कि नहीं वो बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पॉलीफेरा। अब ध्यान देंगे आएंगे नोट्स पे, अब ध्यान देंगे आएंगे नोट्स पे, और फटाफट से कहानी खत्म, दोबारा से नोट्स शुरू। पॉरीफेरा। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी कि हाँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात करूंगा क्या मैं? कोई नहीं बोलेगा हाँ, ठीक है। वरना श्राप दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा कि अगले दिन में फुटबॉल बनो, ठीक है। तो समझ जाओ क्या खाना पड़ेगा जिंदगी भर। तो पॉरीफेरा सबसे पहले बता दिया कि एनिमेलिया में जो भी देख रहे हो आप सब मल्टी सेलुलर है। एनिमेलिया में अभी फिलहाल आप जो भी देख रहे हो सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना कि भैया ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाना। तो चलिए जरा बात करते हैं। तो भैया ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी कि पॉरीफेरा मीन्स ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव होल्स ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे आपको होल्स देखने को मिलेंगे, हमने कहा ठीक है। दूसरी चीज, दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि भैया आपके जैसे मैंने आपसे बात करी थी, आपके जो कोरल्स हैं, मैंने बताया था कोरल्स आर अ हाउस फॉर थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करेंगे, कोई भी आपकी जैसे फॉर एग्जांपल रॉक है, नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी रॉक है, तो ये क्या करेंगे, इसी से अटैच हो जाएंगे ऐसे। आपने वीडियो वीडियो देखी होंगी सी की, तो आपको दिखते होंगे ऐसे बहुत सारे प्लांट जो एक ही जगह अटैच्ड है, ऐसे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और फिर ऐसे ही लहराते रहेंगे विद द वेव्स, मस्त एकदम, ठीक है। चलो तो ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं। आपने कहा ठीक है, तो नॉन मोटाइल होंगे तो दैट्स व्हाई दे आर अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट। दे आर नॉन मोटाइल एंड दे विल बी अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे हैव ओपन कैनाल सिस्टम, दे हैव अ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या है कि भैया जब उनकी बॉडी पर ऑल ओवर द बॉडी पोर्स है, तो उनकी बॉडी क्या है, थोड़ी सी हॉलो रहेगी उन पोर्स के कारण। तो उन उन पोर्स में क्या होगा, उनसे वाटर ट्रेवल करेगा, उस वाटर से ये ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि भैया एनिमल्स हैं, उसी से ये फूड ले लेंगे। सो फॉर द गैसियस एंड द फूड एक्सचेंज वो वाटर से ही एक्सचेंज कर लेते हैं अपना जो भी चीज होगी। वो ओपन कैनल सिस्टम है कि भैया पानी उनकी बॉडी से फ्लो होता रहता है, ओपन कैनल सिस्टम, उसी से डिफ्यूजन के थ्रू या कैसे भी अपना सिस्टम बना लेते हैं ऑक्सीजन का और इन सब चीजों का। चौथी चीज, ये सारे जो एनिमल्स होंगे इनके पास होता है एक्सोस्केलेटन जस्ट लाइक योर कोरल्स, यानी कि स्केलेटन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। हमारी तरह नहीं होंगे कि भैया इनसाइड द बॉडी हमारा स्केलेटन रहता है, तो इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होगा, इनकी बॉडी का कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको, इनमें कोई टिश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे, किसी भी प्रकार के कोई ऑर्गन्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव है अभी फिलहाल तक। तो इसके साथ साथ इनको हम स्पॉन्जेस बोल देते हैं। तो स्पॉन्जेस आपसे पूछ ले किसको बोलते हैं, तो आप सिंपल सा बात याद रखना कि कोई भी चीज जिसमें एयर के पोर्स रहते हैं, आपका रसगुल्ला उसमें एयर पोर्स रहते हैं, तो भैया क्या होता है, वो स्पंज होता है। तो इसी तरीके से इनके अंदर क्या है, होल्स हैं, तो दे विल बी स्पॉन्जेस। और एक्सोस्केलेटन होगा, कैनल सिस्टम होगा, और इनको मैं इसी तरीके से सर्वे करूंगा। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है भैया, एक तो आपका स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, और दूसरा आपका यूप्लेक्टेला। अब आप कहोगे सर ये सारे एग्जांपल याद रखने, भैया इतने तो रखो एटलीस्ट, क्योंकि यार मैं ना कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी के करा रहा हूँ। एनसीईआरटी की एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिमम इतना इंपॉर्टेंट तो है। और मैं जानता हूँ ऐसे टॉपिक्स में जो इतने ऑलरेडी आप चीजें कर रहे हो, इसमें एनसीईआरटी से बार आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप उसे बस चेक करना है कि आपको कितनी चीजें पता है, कितनी चीजें नहीं पता है। तो पहला मेरा भैया क्या हो गया, फाइलम। पहला मेरा फाइलम खत्म, ठीक है, आपका पॉरीफेरा। दूसरा आता है जी मेरा सीलेंट्रेटा। दूसरा मेरा क्या आता है, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा।
और इसको मैं बोल देता हूं नाइडेरिया, भी आप किसको बोल देते हो? सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया। हमने कहा ठीक है, ये कौन से एनिमल्स होंगे? ऊपर वाले मेरे कौन से एनिमल्स थे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे? नहीं सर, ये तो एक्वेटिक थे। ठीक है, तो दूसरे जो मैं सीलेंट्रेटा पढ़ रहा हूं भैया, ये भी क्या है, मेरे एक्वेटिक होंगे। दे आर बेसिकली द एक्वेटिक एनिमल्स। अब इनमें क्या होगा, कंप्लीट बॉडी डिफरेंशिएशन तो नहीं है, कंप्लीट बॉडी डिफरेंशिएशन तो नहीं है, थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत। अगर हम बात करें ऊपर वाली कैटेगरी के, तो स्लाइट डिफरेंशिएशन आपको इनमें मिलेगा, बॉडी डिफरेंशिएशन। अब जब बॉडी डिफरेंशिएशन ही नहीं है, तो इनमें कभी टिश्यूज बन पाएंगे? तो आपने बोला सर टिश्यू वगैरह और ऑर्गन्स वगैरह तो इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या है, 2 लेयर ऑफ सेल से बने रहते हैं, 2 लेयर ऑफ सेल्स। तो जो अंदर की स्किन होगी वो अंदर की लेयर बनाएगी, जो ऊपर की स्किन होगी वो ऊपर की लेयर बनाएगी, बिल्कुल सही बात। अब ये क्या करेंगे ना, कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें ऐसे रहते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ना इनमें ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सॉलिट्यूड में रहते हैं। वो क्या करेंगे, बिल्कुल सॉलिटरी रहेंगे। एग्जाम्पल्स आर, आप अगर बात करो जो हमने आपके कोरल्स पढ़े थे, कोरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेटा, और सॉलिटरी की मैं बात करूं, हाइड्रा, हाइड्रा। और तीसरा एग्जाम्पल आप याद रखोगे, सी एनिमोन्स। और इन पे आपको ज्यादातर देखोगे तो एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको कोरल्स में भी बताया था कि दे मेक एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी एक्सोस्केलेटन जब वो मर जाते हैं उसी को डिपॉजिट डिपॉजिट से आपके कोरल रीफ्स बनते हैं। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो मेजरली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आप इतनी चीजें सिलेंट्रेटा के बाद में याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, फटाफट फटाफट 4-5 पढ़ो, फिर डायग्राम पढ़ाऊंगा, फिर डायग्राम पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर इंटरेस्टिंग वाली चीज आ जाएंगी, जो जब हम जैसे जैसे प्राइमेटिव मिनरल जो आपके मैमल्स वगैरह की बात करेंगे। तीसरा मेरा आता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थस। अब मैं यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें हाईलाइट करने को बोलूंगा, उन्हें बिल्कुल अलग पेन से हाईलाइट करना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी चीजें याद रखने में। प्लेटीहेल्मिन्थस। अब जब प्लेटीहेल्मिन्थस की मैं बात करता हूं तो इनकी जो बॉडी होगी थोड़ी सी इन दोनों से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी, मोर डिफरेंशिएटेड। अब ये तो लाजमी है ना कि जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा सा क्या है, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या आता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, तो मोर डिफरेंशिएटेड बॉडी होगी। दूसरी चीज ये बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट कर लेना। अब क्या होगा, यहां से मैं जिन भी एनिमल्स के बारे में पढ़ूंगा, वो भैया उनकी जो बॉडी जो है ना वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जो इनके लेफ्ट और राइट हाफ्स होंगे, लेफ्ट और राइट जो इनके हाफ्स हैं बॉडी के, ठीक है, दे विल बी इक्वल। जैसे मेरे पास ये पेपर है, फॉर एग्जांपल आई डू हैव दिस पेपर। अब मैंने आपको बोला कि क्या ये पेपर भैया जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो आप क्या करोगे, अब ये इसका लेफ्ट हाफ है, दिस, ठीक है, लेफ्ट और राइट हाफ। अब आप इसको बीच में फोल्ड करोगे, अगर ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ऐसी बॉडी को मैं बोलता हूं क्या, बायलेटरली सिमेट्रिकल, बात खत्म। तो इनकी जो बॉडी होगी बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी। जैसे मैंने बोला कि भाई ये मैंने कोई डायग्राम बनाया, क्या ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है? आपने कहा सर बीच में से इसको फोल्ड करके देख लेते हैं, ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, अच्छा फोल्ड किया, हो गया, तो मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल है इनकी बॉडी। हमने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जो भी आपके एनिमल शुरू हो रहे हैं उनमें आप मार्क कर लो कि अगर आपका एग्जामिनर पूछता है तो भैया आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल यहां से हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी जो आपको हाईलाइट करनी है यहां से, इनकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है सर? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 लेयर ऑफ सेल्स। अभी सीलेंट्रेटा में मैंने क्या बताया था कि भैया 2 लेयर ऑफ सेल्स हैं। तो यहां से जितने भी ऑर्गेनिज्म शुरू हो रहे हैं वो क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हमने कहा ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा डिफरेंशिएशन है, तो सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन भी है। क्लियर नहीं है टिश्यू, याद रखना, सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, और इसीलिए सम डिग्री ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन, यानी बिगिनिंग ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ट्रूली मेरे ऑर्गन्स बनना कहां से शुरू हो रहा है। तो सम डिग्री की सर थोड़ा डिफरेंशिएशन आ गया, बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ये हो गए, सम डिग्री है इनमें क्या, ऑर्गन फॉर्मेशन की। हमने कहा ठीक है, इनके पास क्या है, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होगी,
अब बॉडी कैविटी नहीं होगी तो ऑर्गन्स कहां से होंगे? बॉडी कैविटी का मतलब कल भी मैंने आप समझा था, बॉडी कैविटी जैसे मेरे रिब्स है, रिब्स के अंदर एम्प्टी स्पेस है, वो है बॉडी कैविटी। मेरा स्कल है, स्कल के अंदर एम्प्टी स्पेस है, वो है बॉडी कैविटी। इसीलिए मेरा ब्रेन, मेरे लंग्स, जो भी मेरे ऑर्गन्स हैं, वो इनके अंदर आराम से इतना स्पेस ले लेते हैं, तो इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। तो इनके पास नो क्लियर ऑर्गन्स, इनके पास बिल्कुल भी क्लियर ऑर्गन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी बॉडी जो है वो फ्लैटेंड है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फ्लैटफॉर्म्स, पीवाईक्यू है, याद रखना। इनको मैं क्या बोल दूंगा? फ्लैटफॉर्म्स बोल दूंगा। व्हाई? बिकॉज देयर बॉडी इज फ्लैटेंड, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रली इनकी टॉप टू बॉटम क्या है, बॉडी जो है वो आपको फ्लैट मिलेगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि दे कैन आइदर बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब अपना भैया खाना, मतलब ऑटोट्रॉप तो नहीं रहेंगे, हेटरोट्रॉप है, बट फ्री लिविंग है, जैसे हम हैं, हम जाएंगे आलू को भी लाएंगे, अपना खा लेंगे, हम किसी का खून चूसने नहीं जाएंगे। और कुछ इनमें पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। सो दे कैन बी बोथ फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, इतनी बात आपको याद रखनी है। कुछ एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको दूं तो प्लेनेरियंस। अब आपने बोल दिया कि फ्लैट वॉर्म्स है, ठीक है। लिवर फ्लूक्स, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस तक आपको क्या याद रखना है कि सर यहां से मेरी बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू फॉर्मेशन, कैविटी और ऑर्गन फॉर्मेशन इनमें भी नहीं है अभी, और फ्लैट वॉर्म्स हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और भैया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। इनको मैं बोल देता हूं क्या? प्लेटीहेल्मिन्थस। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी मेरी आएगी, फोर्थ वन, दैट इज माय नेमाटोडा। अब नेमाटोडा में एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे मेरे को मेंशन करने की जरूरत नहीं है अभी कि भाई ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। मैंने आपको एक चीज बोल दी कि अब यहां से आगे बायलेटरली सिमेट्रिकल ही होंगे सब, बायलेटरली सिमेट्रिकल, लिख लो। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी कि यहां से आगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तो भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होंगे ये। इनकी जो बॉडी डिजाइन है, इनकी जो बॉडी डिजाइन है, ऊपर भैया फ्लैट बॉडी डिजाइन थी, इनकी सिलेंड्रिकल होगी। इनके पास क्या होगा? टिश्यूज होंगे, क्लियर टिश्यूज होंगे, दे आर टिश्यूज, दे हैव टिश्यूज, बट रियल ऑर्गन इनके पास भी नहीं होंगे। अब देखो यहां से क्या है, टिश्यूज बनना शुरू हो गए, बट कोई रियल ऑर्गन नहीं है। तो ऑर्गन किस में रहता है? कैविटी में रहता है। तो इन पे क्या होगा? थोड़ी थोड़ी, हाफ अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी, कंप्लीट कैविटी, कैविटी नहीं, ठीक है। तो मैं उसको बोल सकता हूँ सीडोसेलम, क्योंकि जो कैविटी है ना, बॉडी कैविटी, उसको आप सीलम भी बोल देते हो, प्लीज याद रखना, बॉडी कैविटी को हम सीलम भी बोलते हैं। LOM ही होगा ये, ठीक है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सीलम। तो इसीलिए मैंने यहां लिख रहा हूं, मैं याद रखना स्यूडोसीलम है, यानी कि सम डिग्री है इनके पास, बट इनके पास क्या है? कंप्लीटली ऑर्गन्स नहीं है। तो इनके पास क्योंकि पूरी की पूरी कैविटी नहीं है, बट कुछ यहाँ पे डिग्री बनना शुरू हो जाती है, किसकी? कैविटीज की। और इनको हम एक नाम से जानते हैं जिनको बोलते हैं पैरासाइटिक वॉर्म्स। अब नाम ही पैरासाइटिक वॉर्म्स है, तो दे विल बी फ्री लिविंग? नो सर, दे विल बी ऑलवेज बी पैरासाइट्स। और ये ऐसे पैरासाइटिक वॉर्म्स है जो काफी सारी डिजीजेस करते हैं। तो इंसान बढ़िया नहीं है, बेकार है। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी इंसान का पैर इतना मोटा हो जाता है फूल के, तो वो किसकी वजह से होता है? आपका एक फिलेरियल वॉर्म होता है, फिलेरियल वॉर्म। दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक डिजीज होती है आपकी एलिफेंथियासिस, एलिफेंट जैसा पैर, इसकी वजह से होगा। और आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, जब आप बोलते हो ना छोटे बच्चे होते हैं कि पेट में कीड़ा पड़ गया। अब जो लोग थोड़ा गांव में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो आपके न्यूली बॉर्न कैटल्स होते हैं, उनको बहुत दिक्कत रहती है इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, क्योंकि वो मिट्टी विट्टी खा जाते हैं। तो फिर उनको सिरप पिलाते रहते हैं, पीते नहीं, वो फिर पकड़ लेते हैं उनका मुंह। राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म्स जो होते हैं वो मेरे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी, ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया आपको पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा मतलब ये स्पॉन्जेस है, ओपन कैनल सिस्टम है, और उसमें कुछ भी डिग्री ऑफ
बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं है। सीलेंट्रेटा में हमने बात कर ली कि भैया ये भी एक्वेटिक एनिमल्स है, कुछ कॉलोनी में कुछ अलग रहेंगे, 2 लेयर ऑफ सेल्स है। तीसरी मैंने आपसे बात करी प्लेटीहेल्मिन्थस, ट्रिप्लोब्लास्टिक वहां से शुरू हो गया मेरा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ मेरी क्या बायलेटरली सिमेट्रिकल वहां से शुरू हुई थी, उनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। नो टिश्यूज, नो ऑर्गन फॉर्मेशन। फिर उसके बाद मैं प्लेटिहेल्मिन्थस के बाद आया तो मैंने नेमाटोडा बताया, मैंने बोला बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलेंड्रिकल है, फ्लैट नहीं है। इसके साथ साथ इनके पास टिश्यूज हैं बट ऑर्गन्स नहीं है, और इनके पास कैविटी है, बिल्कुल नहीं है कैविटी, आधी थोड़ी बहुत कैविटी है, इसीलिए स्यूडोसोलम है, स्यूडोसीलम है। इसीलिए इसके बाद जो मैं कैटेगरी पढ़ूंगा, इसके बाद जो मैं कैटेगरी पढ़ने वाला हूं, या 5वीं एनेलिडा, वो क्या होगा, यही आपको मार्क करनी है 5 स्टार। पहली 5 स्टार मैंने कौन सी मार्क कराई थी, टेरिडोफाइटा। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइटा से मेरा क्या शुरू हो रहा था, बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो मुझे आगे तक याद रखना है। यहां से क्या होगा, एनेलिडा। एनेलिडा के बारे में सबसे पहली चीज तो आप याद रखेंगे कि भैया बायलेटरली सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बार बार लिखूंगा नहीं मैं। दूसरी बात, ट्रिप्लोब्लास्टिक का कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होंगे, आपने कहा ठीक है। तो यहां से जो ऐड हो रही है चीज, वो क्या हो रही है, दे विल हैव ट्रू बॉडी कैविटी। मस्त सी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एकदम क्लियर ट्रू बॉडी कैविटी होगी। तो ट्रू बॉडी कैविटी होगी तो इनके पास क्या होगा, ट्रू ऑर्गन्स। तो आपको भी बोले कि ऑर्गन फॉर्मेशन कहां से शुरू हो रहा है, आप बोलोगे एनेलिडा से। इनके पास क्या है, ट्रू ऑर्गन्स हैं। हमने कहा ठीक है, ऑर्गन डिफरेंशिएशन होगा, और इनकी जो बॉडी होगी, दैट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। आप याद रखेंगे, एक और नई चीज यहां से शुरू हो रही है, सेगमेंटेशन, और दूसरी नई चीज शुरू हुई है ट्रू बॉडी कैविटी। बॉडी पे क्या है, सेगमेंटेड है। हमारी बॉडी सेगमेंटेड रहती है, बिल्कुल रहती है, याद रखना, सेगमेंटेड बॉडी रहती है। हमने कहा ठीक है, ये आपको हर तरीके के हैबिटेट में मिल जाएंगे, मराइन भी होंगे, लैंड वाले भी होंगे, और फ्रेश वाटर भी होंगे। लैंड वाटर, फ्रेश वाटर, तीनों कंडीशंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन, मेरे भैया एनेलिडा। आपने कहा ठीक है, एग्जांपल्स आर अर्थवॉर्म, लीच आर एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा। याद रखेंगे बात को। चलते हैं सर आगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये पांचों थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूं आपको। चलो, पॉरीफेरा की मैंने बात करी थी कि भैया पॉरीफेरा में क्या है सर, द वर्ड पॉरीफेरा मींस ऑर्गेनिजम्स विद होल्स। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नॉन मोटाइल एनिमल्स हैं, अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, इसीलिए ओपन कैनल सिस्टम है, दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। बात समझ में आई? एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास, बिल्कुल समझ आई। बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स मिनिमल डिफरेंशिएशन। इसमें बता सकते हो आप इसके लिम्स कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है, कुछ समझ आ रहा है आपको? बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं है। इनको मैं स्पॉन्जेस बोल देता हूँ। एग्जाम्पल्स आर स्पॉन्जिला एंड यूप्लेक्टेरा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बताई थी मैंने आपको, सिलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोल देते हैं। एग्जांपल्स आर हाइड्रा, सी एनिमोन्स। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हैं। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, बात खत्म। शो मोर बॉडी डिफरेंशिएशन। पर आप मोर बॉडी डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं है, इसमें बता सकते हो हाथ पैर का है, आप कह रहे हो सर लिम्स जैसा कुछ ये दिख रहा है मेरे को। तो मैंने कहा फिर ये क्या दिख रहा है, सर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, कोई इनके पास ऑर्गन्स वगैरह नहीं होंगे, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी। बॉडी जो है वो 2 लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। एक सेल जो है वो आउटसाइड द बॉडी की लाइनिंग बनाता है, दूसरा इनसाइड की। कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, कुछ सॉलिटरी लाइफ स्पैन रहते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सिलेंट्रेटा। फिर आएंगे प्लेटिहेल्मिन्थस पे। सॉरी। The body of animals in this group is far more complexly designed than in the other two groups that we have considered so far. उनसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। क्या ऐड हो रहा है यहाँ, बायलेटरली सिमेट्रिकल हो रहा है, और दूसरा क्या ऐड हो रहा है सर, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐड हो रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स। अच्छा, क्या इनके पास बॉडी कैविटी और ऑर्गन्स है, कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी और ट्रू ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग मिल जाएगी आपको थोड़े बहुत टिश्यू और इसकी फॉर्मेशन की। नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलम नहीं है, दैट्स व्हाई इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड। इन पर वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं होंगे। बॉडी फ्लैटेंड है, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइटिक हो सकते हैं। एग्जांपल है प्लेनेरियन और आपका पैरासाइट्स लाइक लिवर फ्लूक्स। आगे बढ़ा मैं नेमाटोडा पे। नेमाटोडा बॉडी इज आल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड। बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, आप देख सकते हो, फ्लैटेंड नहीं है। टिश्यूज हैं बट कोई रियल ऑर्गन्स नहीं है। इनके पास स्यूडोसीलम है। दे आर वेरी फेमिलियर एज पैरासाइटिक वर्म्स, फ्लेरियल वर्म्स एलिफेंथेसिस करते हैं, और इंटेस्टाइनल वर्म्स, राउंड वर्म और पिन वर्म्स। एनेलिडा की बात करी, देख रहे हो बॉडी में सेगमेंट्स, बॉडी में सेगमेंट्स देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हैं सर। तो एनेलिडा एनिमल्स आर आल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तो
बहुत पुरानी बात हो गई है। अब कहां से शुरू हो गई है? प्लेटीहेलमिंथस से। ट्रू बॉडी कैविटी होगी, ट्रू ऑर्गन्स होंगे टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। देयर इज एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन। अब बॉडी कैविटी आ गई तो ऑर्गन डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन जो है सेगमेंटेड फैशन में आपको देखेगा, इनके पास सेगमेंट्स रहेंगे। अच्छा, these animals are found in variety of आपके habitats. Earthworm and leeches are familiar examples of the annelida. ये annelida के examples हैं। annelida के बाद आएगा arthropoda. arthropoda पे previous year question भी आपको याद रखना है, this is basically the largest group of animals. arthropoda क्या है सर? this is basically the largest group of animals जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। आपने कहा ठीक है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि ऑल दोज एनिमल्स विच हैव जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, आपने कभी मकड़ी देखी है? पहले ऐसे आएंगे, उसके पैर फिर ऐसे होंगे, तो आपको लगेगा जॉइंट्स हैं इनके बीच में। तो ऐसे सारे एनिमल्स जिनके जॉइंटेड लेग्स रहते हैं उनको मैं बोलता हूँ आर्थ्रोपोडा। और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, सबसे ज्यादा एनिमल्स इसी ग्रुप में आते हैं। अच्छा, क्या बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा? मैंने कहा हर बार नहीं बताऊंगा, ये तो होगा ही। क्या बॉडी सेगमेंटेड रहेगी? जब एक बार शुरू हो गई सेगमेंटेड तो रहेगी बिल्कुल। अच्छा सर, उसके साथ साथ क्या होगा जो आपको नया याद रखना है? सबसे पहले तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, दूसरा जॉइंटेड लेग्स है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेगमेंटेड तो ये रहेंगे ही। इसके साथ साथ इनके पास क्या होता है? दे विल हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपने देखा कभी आपने मच्छर को मारा, मच्छर भी तो मेरा ऐसी कैटेगरी में आएगा, जॉइंटेड लेग्स। ठीक है कभी आपने मच्छर को मारा, आपके हाथों में खून खून हो जाता है एकदम मस्त। वो क्यों हुआ? क्योंकि मच्छर हो गया, बटरफ्लाई हो गई, स्पाइडर हो गए, इनके अंदर क्या है? वेन्स नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं है, तो इनका जो खून है वो ओपन इनके बाहर की लेयर और पूरे बॉडी में ऐसे ही घूमता है, क्योंकि इतने बड़े नहीं है। ठीक है, इतने बड़े नहीं है, कोई इनको हार्ट तो चाहिए नहीं सर्कुलेट करने के लिए बॉडी, भाई बहुत बड़ी बॉडी है, तो डिफ्यूजन से ही काम चला लेते हैं। तो इनका क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वीन्स वगैरह में इनका ब्लड नहीं बहता, ऐसे ही बहता है आराम से। कुछ फैमिलियर एग्जाम्पल क्या है? आपके प्रॉन्स हैं। ठीक है, कुछ लोग खाते भी हैं प्रॉन्स, पता नहीं कैसे सबका अपना अपना टेस्ट। बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। याद रखेंगे जॉइंटेड लेग्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब आओगे, फिर आते हैं आपके मोलस्का। मोलस्का में आपके ऑक्टोपस वगैरह ये सारी चीज आ जाती हैं। अच्छा, जो एनिमल्स हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। क्वेश्चन कहां से बनेगा? इस पॉइंट से बनेगा कि सर आपने अब तक एक चीज समझाई है कि कोई भी चीज एक बार शुरू हुई ना, वो एडवांसमेंट उसका होता जाएगा, वो मिसिंग नहीं होगी। बट यही एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे एडवांसमेंट की जगह थोड़ी सी कमी रहेगी कुछ चीजों में। आपने कहा सर क्या? मैंने कहा बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक वगैरह सब कुछ ये रहेंगे, सेगमेंटेड भी रहेंगे। ठीक है, तो इनकी दो चीजें रिड्यूस होंगी कि सर एक तो इनकी सीलमिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगी और इनका सेगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट इन पे एक चीज बढ़ जाएगी, क्या? दे विल हैव किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। कुछ तो बढ़ा। तो आप याद रखना है मोलस्का तक में जब आओगे तो सीलोमिक कैविटी और सेगमेंटेड, ऐसा नहीं है कि सेगमेंटेड नहीं है बॉडी या सीलोमिक कैविटी इनके पास है ही नहीं, इनकी रिड्यूस हो जाएगी इन कंपैरिजन जो अब तक एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में जो डेवलप हुई थी। तो ये चीज हो जाएगी। उसके साथ साथ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है किडनी लाइक ऑर्गन्स रहते हैं इनके पास एक्सक्रीशन के लिए। देयर इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड, जैसे ऑक्टोपस वगैरह देखते हो। एग्जांपल्स आर स्नेल्स, मसल्स, पिला, उनियो, ऑक्टोपस, काइटन, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके मोलस्का के। उसके बाद आओगे एकिनोडर्मेटा। अब एकिनोडर्मेटा का मतलब है, आप सारे डायग्राम्स में देख सकते हो, इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी क्या होगी? स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, जिनकी स्किन पे स्पाइन्स होंगे। स्किन पे क्या होंगे? स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, फ्री लिविंग और मैराइन दोनों तरीके के होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमिक कैविटी, ये तो सब में रहेगी, अब रटना ही नहीं है चीज, अब तो सिंपल हो गया काम। दे ऑल्सो हैव पेक्युलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूविंग अराउंड। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज एज अ स्केलेटन। इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होगा, मैंने बता दिया। मराइन एनिमल्स के पास मोस्टली रहता ही है। सी स्टार्स, सी अर्चिन्स आर द एग्जांपल ऑफ एकिनोडर्मेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा। अब ये एक आपको मार्क करना है। सबसे पहला क्या मार्क करवाया था? प्लेटीहेलमिंथस। क्यों? ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल शुरू हो रही है। दूसरा मैंने करवाया एनलेडा। एनलेडा का मतलब ट्रू बॉडी ऑर्गन शुरू हो रहे हैं। अच्छा, सेगमेंटेड फैशन शुरू हो रही है। दो चीज वहां मैंने मार्क करवाई। तीसरी चीज क्या मार्क करवाई? मोलस्का मार्क करवाई। मोलस्का में क्या हो रहा है सर? कुछ चीजें घट रही है, जैसे सेगमेंटेशन, सीलेमिक कैविटी, और एक चीज बढ़ रही है किडनी। पांचवी चीज मैंने क्या मार्क करवा रहा हूँ? प्रोटोकॉर्डेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? कुछ कॉर्डेट्स बननी शुरू होंगी। कॉर्डेट होती है आपकी बैकबोन। तो क्या सर इनके पास कंप्लीट बैकबोन है? नहीं, उसका सम डिग्री ऑफ फॉर्मेशन शुरू होगा, जिसको मैं नोटोकॉर्ड बोलूंगा, इसीलिए इसका नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। बात समझ में आई साथियों? तो दीज एनिमल्स आर, मैं नहीं पढ़ रहा, ये बहुत हो गया। दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बोलते हैं। एटलीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ्स, वो कभी ना कभी थोड़ी बहुत नोटोकॉर्ड तो बनाते हैं। नोटोकॉर्ड क्या है? लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट, जो आपकी बैकबोन होती है उसी की तरह। आप रहेगा ठीक है।
प्रोटोकॉडॉट्स मे नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस। जब प्रॉपर ही वर्टिब्रेट इन पे होती हमारी जैसी तो हमें कंपटीशन नहीं देते, दे पा रहे हैं? कुछ देखा आपने ऐसा हमसे लड़ने के लिए आए कोई ऐसा बेलोनोग्लोसिस? नहीं आ सकता। तो इन सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ वो नोटोकॉड बनाते हैं, बट इतनी प्रॉपर नोटोकॉड वो नहीं बना पाते ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ में जितना हम बनाते हैं। ये मराइन एनिमल्स है। एग्जाम्पल बस याद रखना है, बेलोनोग्लोसिस, हाइडेमेनिया एंड एम्फियोक्सस। ठीक है, चलो उसके बाद आगे हम वर्टिब्रेट्स। हमारे वर्टिब्रेट्स, हमने कहा हमसे कॉम्प्लेक्स कोई नहीं हो सकता। वर्टिब्रेट्स ने कहा हमसे कॉम्प्लेक्स कोई नहीं हो सकता। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिर हम आएंगे मैमल्स। फिर कहें मैमल्स कहेंगे हमसे कॉम्प्लेक्स कोई नहीं हो सकता। फिर मैमल्स के अंदर हम ह्यूमंस आएंगे, फिर हम बोलेंगे हमसे लड़के दिखाओ, लाइयो रॉकेट लॉन्चर, तो हम सबसे सुप्रीम। ठीक है, चलो वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम और इंटरनल स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे। अब तक आप देख रहे थे बहुत सारे एक्सटर्नल स्केलेटन्स थे, इंटरनल स्केलेटन हमने कहा ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या है? हम बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमिक कैविटी होगी, सेगमेंटेड होंगे, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होगी, टिश्यूज होंगे, ऑर्गन्स होंगे, सब पता है। जब ऑलरेडी आ चुके हैं तो हमें थोड़ी ऐसे होगा। कॉर्डेट्स में प्रॉपर्टी होगी हमारे सबके पास, नोटोकॉर्ड होगी यानी बैकबोन होगी, डोर्सल नर्व कॉर्ड होगी जो नर्व सेल्स वगैरह आपके बनते हैं, क्योंकि वो मैसेज पहुंचाना है। वो नर्व सेल्स जो है ये आपकी जो बैकबोन है ये सेपरेट करती है और इसी के थ्रू सिग्नल्स में भी हेल्प होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, गिल्स होते हैं कुछ पे, और हमारे पास सीलोमिक कैविटी होगी, बिल्कुल होगी, ये सब चीज आप जानते हो। सबसे पहला वर्टिब्रेट आता है साइक्लोस्टोमेटा। ये तो कभी सुना ही नहीं, सुनो भी मत, फालतू सा है, बट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। साइक्लोस्टोमेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके पास जबड़ा नहीं है, जिनके पास जबड़ा नहीं है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ है, स्लिमी स्किन है, स्केल लेस है। दे आर एक्टोपैरासाइट और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। ये क्या करते हैं, ऐसे वुड वगैरह में बोरिंग कर लेते हैं, किसी डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म में बोरिंग कर ली और उसे खाते रहे, इस तरीके के हैं। मतलब आपको याद रखना, दे आर बेसिकली बोरर्स एंड जॉलेस वर्टिब्रेट्स, टू थिंग्स। एग्जांपल इज पेट्रोमाइजन एंड माइक्सिन आर एग्जांपल्स। ये पेट्रोमाइजन इस तरीके से आप देख सकते हो, ये है साइक्लोस्टोमेटा। फिर आती है पाइसिस। पाइसिस मतलब आपकी फिशेस। ठीक है, अब मजा आएगा पढ़ने में, और सिंपल भी है। यहां से आपको सब आता है, अब आप टेंशन फ्री हो जाओ। यहां से आपको सब आता है लगभग लगभग, जो एक दो पॉइंट्स होंगे बस वो मैं आपको याद दिला दूंगा, खुश रहो। तो दीज आर फिशेस एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होती है। मछली जल की रानी है, याद है ना, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स एंड प्लेट्स। मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सबको पता है। कैसे ऑक्सीजन लेती हैं? वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती हैं, ये भी बच्चा बच्चा जानता है इस संसार का। उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मतलब ऐसे, आगे से पेनी, बीच में से चौड़ी। ठीक है, पीछे बेचारियों पे एक पूंछ होती है जिससे वो ऐसे हिला हिला के एकदम स्विम करती है ना। तो स्ट्रीमलाइंड होती है, और एक मस्कुलर टेल होती है उनके पास फॉर मूवमेंट। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली टू चैम्बर्स। इनके पास क्या होंगे? टू चैम्बर्ड हार्ट होंगे। टू चैम्बर्ड हार्ट होंगे। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, डबल चैम्बर्ड होंगे। हमारे पास कितने हैं? 4 चैम्बर हैं। और किसके पास 4 चैम्बर होते हैं सर? हमारे अलावा एप्स के पास होते हैं जो बर्ड्स हैं। और किसके पास होता है? एक सर क्रोकोडाइल के पास होता है। तो क्रोकोडाइल हमें पूरी टक्कर दे रहा है। खैर क्रोकोडाइल तो हमें मिल जाए तो हमें पूरी क्या ढंग से टक्कर दे देगा, है ना, ढंग से टक्कर दे देगा। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, और हमारे ह्यूमंस के पास क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये अंडे देती हैं। ठीक है, अंडे देती हैं, ये चीज भी आप सब जानते हो। आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन थिंक ऑफ मेनी काइंड ऑफ फिश, सम विद स्केलेटन्स मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज। कुछ का स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का बना होता है, जैसे आपकी शार्क। आप कह रहे हो सर इतनी खतरनाक मछली और सिर्फ कार्टिलेज से बना है? मैंने कहा हाँ, बड़ी ही खतरनाक है। और कुछ ऐसी होती है जिनका स्केलेटन कार्टिलेज और बोन से दोनों से बना है, जैसे ट्यूना एंड रोहू। एटलीस्ट इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे, बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स ऑफ योर एनसीईआरटी। तो एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन। अच्छा, उसके साथ साथ चलते हैं आगे। जैसे आप मछली देख सकते हो, मैंडेरिन फिश बड़ी ही कलरफुल सी लग रही है, एंगुलर फिश बहुत गुस्सा है, लाइन फिश, ठीक है, इलेक्ट्रिक रे जो इलेक्ट्रिक शॉक देती है, स्टिंग रे, और ये आपकी डॉग फिश हो गई, ये आपकी रोहू है, ये आपका सी हॉर्स है, ये आपकी फ्लाइंग फिश है, ये आपकी क्लाइंबिंग पर्च है। ठीक है, आओ जरा आगे। अब बात करेंगे एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव इन वाटर एंड ऑन लैंड आल्सो। एग्जांपल फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, टोड, ये सारे इतने सारे मेढक आ गए। ठीक है, सारे के सारे मेढक ही मेढक आ गए। एक आपका सेलमेंडर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। These animals differ from the fish in the lack of scales. इनके पास क्या है? स्केल्स नहीं होंगे, बट स्केल्स की जगह इनकी बॉडी पे म्यूकस ग्लैंड्स रहते हैं। कभी आपने ध्यान से देखा हो मेढक को? क्या कह रहे हो सर, हमें कोई शौक नहीं है मेढक के ऊपर क्रश करने का।
बट फिर भी देखा होगा तो मेंढक के ऊपर ना स्केल्स तो नहीं होते, बट उनकी बड़ी चिपचिपी सी अजीब सी स्किन रहती है, उनकी बॉडी के ऊपर ग्लैंड्स रहते हैं कि जिससे वो पानी में जाए तो उनकी स्किन गले ना। तो इनके पास स्केल्स नहीं है मछलियों की तरह, बट म्यूकस ग्लैंड्स हैं। और इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखना। रेस्पिरेशन इज थ्रो, इनके पास किसी कुछ के पास गिल्स होते हैं, किसी के पास लंग्स होते हैं, याद रखेंगे। ये भी अंडे देते हैं, बोथ वाटर और लैंड पे मिलते हैं। फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस। चलो फिर आएंगे आपके रेप्टाइल्स। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में बस इतना फर्क है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहते फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी, जैसे हम हैं, ठीक है। जैसे हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट। आप चाहे मुझे मनाली ले जाओ, चाहे मुझे लद्दाख ले जाओ, चाहे आप मुझे भैया एकदम से अफ्रीका के किसी जंगल में ले जाओ गर्मी में, तो मैं वहां जाकर के जब तक मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी है मैं सर्वाइव कर लूंगा, मैं एकदम से जाके नहीं मरूंगा, ठीक है। वहीं अगर आप एकदम से सिर्फ सी के टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, सारी की सारी मछलियां मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। उनके आसपास के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है ना, उसी से उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट वी आर कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस, हमारी बॉडी कैसी है, वार्म ब्लडेड है, इसीलिए हम हर तरीके के टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड ब्लडेड एंड द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, याद रखिएगा। अच्छा, दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। इनके ऊपर स्केल्स हैं, इनके ऊपर तो स्केल्स होती है। सांप देखा है सबने, रेप्टाइल, सांप, ठीक है। तो सांप के ऊपर हम सबने देखा है स्केल्स रहते हैं। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, और ये किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। याद रखना रेप्टाइल्स पे लंग्स आ गए, इससे पहले लंग्स थे क्या, नहीं सर, या तो गिल्स थे, ठीक है। और एम्फीबियंस पर कुछ पे लंग्स थे। फिशिस पे और एम्फीबियन दोनों पे गिल्स रहते हैं, बट कुछ एम्फीबियंस पे लंग्स हैं, रेप्टाइल्स पे भी लंग्स हैं। ये याद रखेंगे फैक्ट्स। While most of them have a 3 chambered heart, क्रोकोडाइल अकेला ऐसा है जिसपे 4 चैम्बर्ड है, बता दिया। अंडे देते हैं विद टफ कवरिंग्स, और ये अंडे जो है वो जरूरी नहीं है पानी में दे, और ये क्या करते हैं, ये लैंड पे दे देते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि सर हमें ह्यूमंस का तो पता है कि बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम हमारा सेक्स डिफरेंशिएशन हो जाता है एक्स और वाई क्रोमोसोम के बेसिस पे, जो कि मेल्स पे डिपेंड करता है कि मेल ऑफ स्प्रिंग होना है या फीमेल ऑफ स्प्रिंग होना है। कभी आपने सोचा है कि भैया जो आपके अंडे दे रहे हैं इनमें कैसे डिफरेंशिएशन होता है? दैट डिफरेंशिएशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे उनका जो अंडा है, वो अंडा देने के बाद उसको ले कर रहे हैं, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मेल है कि फीमेल है। इसीलिए आप हमेशा देखते हो कि जो मोस्टली बर्ड्स हैं अपने अंडों को सेती हैं बैठ के, उन्हें अच्छा टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, स्नेक्स, टर्टल्स एंड लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स फॉल इन दिस कैटेगरी। स्नेक्स हो गए आपके, टर्टल्स हो गए। अब एक चीज याद रखना, ये जो टर्टल है ना, देखो ऐसे एग्जांपल याद रखना जो आप भूलो। टर्टल को आप अगर देखोगे तो आप सोचोगे एम्फीबियन है, क्योंकि लैंड में भी रह रहा पानी पे, बट याद रखना इसको हम रेप्टाइल मानते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स को भूलना मत। फिर आती है आपकी एप्स। एप्स, तो एप्स जो है आपकी कौन है, बर्ड्स हैं। तो जो आपकी चिकन विकन और ये सारी बर्ड्स जो आप खा रहे हो ना, सिर्फ आपसे एक कैटेगरी नीचे है, इनका इनको इतना डिमिनिश मत समझा करो। दीज आर वार्म ब्लडेड, हमारी तरह, ठीक है। दीज आर वार्म ब्लडेड, इससे ऊपर कोई वार्म ब्लडेड आया नहीं, सबके सब कोल्ड ब्लडेड है, याद रखिएगा। तो इसीलिए बर्ड्स कैन ऑल्सो सर्वाइव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास भी रहेगा। अंडे देती है। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर होती है इन पे, और इनके 2 फोरलिम्स, जैसे हमारे हाथ हैं वो इनके फोरलिम्स उड़ने के लिए मॉडिफाइड रहते हैं। सांस लेती हैं लंग से। ऑल बर्ड्स फॉलो इन दिस कैटेगरी, सब कुछ कैटेगरी है हमारी जैसी, बस इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं है, इसीलिए हम स्पेशल है और हम हैं मैमल्स, ठीक है। मैमल्स कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या होता है, देखो हमारे जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना, इसमें 2 जो चैम्बर है मेरे लेफ्ट के, और 2 चैम्बर होता है राइट के, तो 1 2 3 4। तो जो लेफ्ट वाला चैम्बर है, एक चैम्बर जो मेरा होता है जैसे 1 और 2 मैं मान लेता हूं, ये मेरा चैम्बर है, इधर रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तीसरे और चौथे चैम्बर में रहेगा, ये होते हैं आपके लेफ्ट एट्रियम। अभी मैं इतना बच्चों की तरह क्यों बता रहा हूं आपको, पूरा चैप्टर पढ़ाना है मुझे इस पे, जब जब बताऊंगा अभी भी कंफ्यूज करूं। लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका, इसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड है। अब इधर क्या है, इधर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। तो 4 चैम्बर हमें क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक्सट्रीम बॉडी नीड्स है हमारी, मतलब एनर्जी नीड्स है। तो भैया हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए हमारे सेल को एटीपी चाहिए, और एटीपी कहां से आएगा, जब भैया ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर रेस्पिरेशन होगा। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। अगर गलती से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिल गया, मेरी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, मैं खत्म हो लूंगा। तो इसीलिए हम ह्यूमंस जो है, जो मैमल्स हैं, वो भाई इतने मोबाइल है, दिन भर लगे रहते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। आप जाओगे कल को पहाड़ों पे ट्रेनिंग करोगे तो बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए क्या है, सेपरेट चैम्बर्स हैं भाई। एक 2 चैम्बर्स में ऑक्सीडेटेड ब्लड, 2 में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, और ये कभी मिक्स ना हो, ठीक है। इसीलिए हमारा 3 चैम्बर से काम नहीं चलता, हमें चाहिए ही चाहिए 4 चैम्बर, क्योंकि हमें ऑक्सीडेटेड ब्लड चाहिए बहुत ज्यादा। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस।
स्किन जो है उस पर हेयर्स होते हैं, स्वेटी होती है, ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। मोस्ट मैमल्स जो है वो यंगर वंस को जन्म देते हैं, एक्सेप्शन याद रखेंगे, 2 ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे भी देते हैं, ठीक है जो अंडे देते हैं, एक है आपका प्लेटिपस, एक है एकेडना, ये दोनों भैया मेरे अंडे देते हैं। और कुछ है जैसे कंगारू है आपका, तो कंगारू क्या करेगा, प्री मैच्योर बेबी को जन्म दे देता है और अपने उधर रखता है, आपने देखा होगा, ठीक है, डेवलप्ड यंग वंस। ये हो गई आपके एनिमल्स की कहानी। अब जरा भैया एनिमलिया देख लो एक बार प्लीज। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा में क्या होगा, न तो कोई बॉडी कैविटी है, ठीक है, बॉडी पॉरीफेरा है, सॉरी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉरीफेरा है, उसके बाद टिश्यू में थोड़ा थोड़ा टिश्यू फॉर्मेशन मेरा शुरू होता है, बट कोई बॉडी कैविटी नहीं है, एपिडर्मिस नहीं है, सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थस में, ठीक है। उसके बाद स्यूडोसीलम होता है किसमें, नेमाटोडा में। सीलोमेट कौन कौन से होते हैं मेरे, सबसे पहले बात करूंगा एनलेडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा की। जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो, और इसमें क्या होगा, सीलम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंस्ड फ्रॉम द एंडोडर्म, कि जिन पे नोटोकॉड नहीं है वो क्या है, एक्नोडर्मेटा है, नोटोकॉड प्रेजेंट है, उसमें क्या है, कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा में एक तो नोटोकॉड है, ठीक है मेरे, और एक दूसरे हैं भैया मेरे वर्टिब्रेट्स, जिसमें एक में प्रोटोकॉर्डेटा आ जाता है, एक में सारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में मेरे जॉलेस वर्टिब्रेट, साइक्लोस्टोमेटा, फिर मछलियां, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप्स, फिर मैमल्स। ये पूरा चार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के साथ जाते जाते जब सब कुछ हो ही गया है तो बस इतना याद रखते जाओ कि जो आप करंट नोमेनक्लेचर अभी देखते हो अपने सारे ऑर्गेनिजम्स का, वो इंट्रोड्यूस किया था भैया किसने, कैरोलस लाइनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था। जो आप पढ़ रहे हो तो इन केस फैक्चुअल आपसे पूछ ले कि भैया जो नोमेनक्लेचर आज आप पढ़ते हो किसने दिया है, आप बोलोगे कैरोलस लाइनियस ने उसको दिया है। अच्छा, कुछ चीजें हम फॉलो करते हैं जब साइंटिफिक नेम्स देते हैं ऑर्गेनिज्म को। पहला, द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, द नेम ऑफ द स्पीसीज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। अब मैं आपसे पूछूं जीनस बड़ा कि स्पीसीज बड़ी, आप बोलोगे सर स्पीसीज तो सबसे बेसिक है तो इसीलिए तो स्मॉल और इसका कैपिटल लेटर आता है जीनस का। When printed, the scientific name is given in italics. Italics में दोगे. When written by hand, genus name and the species name have to be underlined separately. इतना याद रखो, बहुत सिंपल है। और इसी के साथ सबको बधाई हो, बहुत बहुत आपने अपना भैया 50% सिलेबस बायोलॉजी का इन 3 क्लास में निपटा लिया है, आपकी और मेरी मेहनत की वजह से। तो भैया इसी चीज को बार बार रिवाइज करते रहोगे, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चीजें काम आने वाली है। और आज जो चैप्टर आपने करा है आपको पता नहीं है, मोस्टली लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, बट ट्रस्ट मी आपने एक बार करा है। अगर ये चैप्टर समझ आए तो मेरे को कमेंट्स में बताना जरूर, क्योंकि इससे बाकी लोगों को हिम्मत मिलेगी कि हाँ कुछ भी टफ नहीं है जब हम करेंगे चीजें साथ में और समझ के करेंगे तो। वरना लोग बहुत सोचते हैं कि ये चैप्टर होगा कैसे। तो आज आपने बहुत बड़ा एक मस्त चीज करी है। तो आज एकदम जिन लोगों ने क्लास पूरी देख के नोट्स बना लो भैया, अपनी शांति से आज सैटरडे आप सो सकते हो कि आपने पूरे वीक बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ मिलेंगे कल, ठीक है। कल मैं कुछ और सरप्राइज आपके सामने रिवील करूंगा। मंडे से फिर से हम, कल आपकी क्लास नहीं रखूंगा मैं कोई भी, संडे है, सारी चीजें रिवाइज करो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की क्लास डाल दूंगा। उसके लिए मेरे को मटेरियल बनाना है, अभी तो मैं देखूंगा, मेरे को और भी काम है, अगर हो पाया तो मैं कर दूंगा, वरना अपनी सारी चीजें रिवाइज करेंगे। और कल मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो काफी इंस्पिरेशनल होगी आप लोगों के लिए, वो चीज देखेंगे। और भैया मजे से करो, अगले वीक में ना आने वाली 4 क्लासेस में आपकी पूरी बायो साफ हो जाएगी और आपके 10 से 12 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो बस इसको रिवाइज करते रहो, मजे लेते रहो, पढ़ते रहो बायो, ठीक है, और मेहनत करते रहो। मिलता हूं भैया आपसे मंडे को विद अ क्लास, और संडे को कल बढ़िया सा सरप्राइज आपको दूंगा। तो भैया कल देखते रहना दोपहर को CDS अकेडमी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फटाफट से, बाय एवरीवन, तब तक के लिए जय हिंद गाइस। एंड कमेंट भी अगर इस चैप्टर आपको समझ आया तो प्लीज लेट मी नो, इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी कि हाँ मजा आ रहा है, तो एक इंटरेक्शन रहता है। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।